हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, कैसे हो सभी। एंड वेलकम अगेन टू दिस अमेजिंग चैनल। और आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। इस पूरे ट्यूटोरियल में हम कवर कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट का वो पार्ट जो सब लोगों को, जो सभी लर्नर्स को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में मैं इस तरीके से बता दूंगा, इस तरीके से समझा दूंगा कि आप के मन से जो डर है अबाउट द कॉन्सेप्ट वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम इसे सीखेंगे। और इस पूरे लेक्चर के साथ आपको नोट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स हैं आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं मैंने। तो आपका काम है डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर लेना आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। एंड उससे भी बड़ा काम जो है वो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट्स सी दैट व्हाट इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो ये जानने से पहले कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे अच्छा सा। और उसके लिए हम जाते हैं हमारे क्रोम पे। ओके, या सो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो आप और आपके दोस्त मिलकर के मैगी बना रहे हो और आप लोग बहुत सीरियस हो कि यार प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो होना चाहिए और उसके बाद ही मैगी पूरी बनेगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपने क्या किया, पानी को रख दिया बॉयल होने के लिए। अब जब तक पानी बॉयल नहीं हो रहा तब तक आप कुछ नहीं कर रहे। आप वेट कर रहे हो कि पहले पानी बॉयल हो जाए। फिर जैसे ही पानी बॉयल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, उसमें नूडल्स डाल दिए कि नूडल्स आपके लूज हो जाए। ठीक है, अब जब तक नूडल्स लूज हो रहे हैं तब तक आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे आगे, आप वेट कर रहे हो। अब जैसे ही नूडल्स वाला प्रोसीजर भी पूरा हुआ, ठीक है, प्रोसेस आपका पूरा हो गया, उसके बाद आपने क्या करा, उसमें टेस्ट मेकर डाला, मैगी मसाले वगैरह डाले। ठीक है, अब वो डाला, उसके बाद फिर आप वेट कर रहे हो कि पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया, अब उसके बाद आपने निकाला, उसे खा लिया। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या चीज समझ में आई, क्या हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज हो रही है कि जब तक एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तब तक आप उसे पूरा होने दे रहे हो, और जब वो पूरा हो जा रहा है तब आप अगले पे जा रहे हो। यानी जब तक एक पूरा प्रोसेस रन कर रहा है और वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आप वेट कर रहे हो। ठीक है, और जब वो हो जा रहा है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हो। राइट, ओके, सो दिस इज योर सिंक्रोनस, वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम स्टाइल को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस। तो इसी को हम, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सिंक्रोनस प्रोसेस। जहां पर एक समय पे एक काम कर रहे होते हो आप। ठीक है, उसके बाद ही अगले पे, जब वो खत्म हो जाता है तभी आप अगले पे जाते हो। अब एसिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस इसी का उल्टा होता है। जैसे मान लो कि आप क्या हो, कि आप बहुत प्रो हो मैगी बनाने में, कि भाई मैं तो बहुत तगड़ी मैगी बनाता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया आपने, आपने पहले पानी को बॉयल होने के रखा। अब जब तक पानी बॉयल हो रहा है, आप क्या कर रहे हो कि आप अपने दोस्त से कह दे रहे हो कि यार सुन, जाके ना प्लेट वेट ले आओ, प्लेट सजा दे। ठीक है, और फिर जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक आप क्या करो, सब्जी काट ले रहे हो। समझ में आई बात। तो पानी जब तक बॉयल हो रहा था तब तक आपने दो काम निपटा दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पानी बॉयल हो गया, आपने उसमें क्या करा, नूडल्स डाल दिए। नूडल्स डाल दिए, अब नूडल्स कुक जब तक हो रहे हैं, यानी जब तक नूडल्स कुक वगैरह हो रहा है तब तक अपने दोस्तों के साथ अपने नाच लिया, गाने वाने बजा लिए, उनके साथ बढ़िया नाच रहे हो कि हे मैगी 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 कर रहे हो। ठीक है, ये करने के बाद जब आपका बीपर हो गया कि भाई मैगी तो उबल गई, ठीक है, और उसमें आपको मसाले डालने हैं अब, तो आपने फिर उसमें क्या करा, मैगी मसाले डाल दिए। ठीक है, और जब मैगी मसाले डाल दिए, जैसे ही वो तैयार हुआ आपने उसे खा लिया। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या समझाया, कि जब तक एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं बाकी के प्रोसेस भी कंप्लीट कर ले रहा हूँ। मैं किसी एक प्रोसेस के एंड होने तक का इंतजार नहीं कर रहा। ठीक है, कि एक खत्म हो तब मैं दूसरा स्टार्ट करूँ, नहीं, एक को स्टार्ट पे लगा दिया, जब तक वो हो रहा है होने दो, तब तक मैं बाकी के काम भी निपटा लूंगा। सो दिस इज योर एसिंक्रोनस, राइट, जिसका मतलब है मल्टीटास्किंग, यानी एक ही समय पे आप कई काम कर ले रहे हो। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको डेफिनेशन के फॉर्म में दिखाता हूँ। देखो, यहां मैंने क्या लिख रखा है सिंक्रोनस में, दैट इन कंप्यूटिंग सिंक ऑपरेशन हैपेंस सीक्वेंशियली, यानी कि एक के बाद एक, वेयर वन टास्क मस्ट फिनिश बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट, यानी कि एक टास्क को पूरी तरीके से खत्म हो जाना होता है जब तक वो दूसरा स्टार्ट ना हो। ठीक है, जैसे ही दूसरा स्टार्ट होने वाला हो उससे पहले पहले जो पहला टास्क था वो खत्म हो जाए। सो दिस इज योर सिंक्रोनस, राइट, इसे हम सिंक्रोनस कहते हैं। सिंक्रोनस ऑपरेशन ये सारे कहलाएंगे। राइट, आई गेस ये समझ में आ गया। यहाँ एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसे पढ़ लेना, आपकी जिम्मेदारी है। राइट, ओके, अब एसिंक्रोनस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या है, अ सिंक ऑपरेशन अलाउ अदर टास्क टू रन व्हाइल वेटिंग फॉर अनदर टास्क टू कंप्लीट, यानी एसिंक ऑपरेशन कहता है कि आप दूसरे टास्क को चला देते हो तब तक जब तक पहला वाला ऑपरेशन खत्म नहीं हो जा रहा। ठीक है, यानी जब तक एक ऑपरेशन चल रहा है तब तक आप कई दूसरे ऑपरेशंस भी चला दे रहे हो कि भाई
हम तेरे लिए पूरा इंतजार नहीं कर सकते कि तू खत्म करेगा या तब हम शुरू करेंगे, नहीं, सब पैरेलल चलेंगे और जिसका हो जाएगा वो बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज योर एसिंक्रोनस, राइट, एसिंक्रोनस ऑपरेशन कहते हैं इसे। सो दिस वाज योर डिफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, तो आपका मन हो तो उसे भी पढ़ लेना। एंड दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। अब हम जानेंगे व्हाट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है? ये भी सेम चीज बात करती है। ये कहती है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स वन टास्क एट अ टाइम, यानी सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एक टास्क एक बार में कंप्लीट करता है, उसके बाद वो दूसरे टास्क पे जाता है। यानी जब तक एक टास्क पूरा नहीं हो जा रहा तब तक बाकियों को वो ब्लॉक कर देता है कि भाई तुम नहीं चल सकते तब तक जब तक मैं खत्म नहीं कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, वो पहले से सिंक्रोनस है। यानी जावास्क्रिप्ट की आदत ही है कि जब तक वो एक काम खत्म नहीं कर देगा तब तक वो दूसरी लाइन ऑफ कोड पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या है, वो सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या होता है? देखो, जावास्क्रिप्ट वर्क वन टास्क एट अ टाइम। सिंगल थ्रेडिंग का मतलब होता है एक बार में एक ही काम करना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर सिंगल थ्रेडिंग इज। और आपका जावास्क्रिप्ट क्या होता है? सिंक्रोनस और जावा सिंगल थ्रेडेड है। ये आपके जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है। ठीक है, अब ये जो सिंक्रोनस बिहेवियर है, इससे दिक्कत क्या आती है? इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो एक सिंगल लेन का रोड है, ठीक है, उसके ऊपर दो तीन ट्रकें हैं, लाइन से खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब सिंगल लेन की अगर रोड है तो उसके ऊपर कितनी ट्रक पास हो सकती है एक बार में? भाई ट्रक तो बहुत सारी पास हो जाएंगी, लेकिन एक टाइम पर एक ही ट्रक जा पाएगी, दो या तीन ट्रक नहीं जा पाएंगे। अब मान लो कोई एक ट्रक अटक जाती है या उसमें कुछ खराब हो जाता है तो क्या होगा? या फिर उसे ज्यादा समय लग रहा है, धीरे धीरे चल रही है, तो क्या होगा? पीछे वाली ट्रक्स को भी उतना ही वेट करना पड़ेगा जितना पहले वाला देर लगा रहा है। ठीक है, वो पास नहीं कर सकते। वन कार कैन पास एट अ टाइम, दैट्स द प्रॉब्लम। एक के चक्कर में बाकियों को वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोग्राम है बहुत स्लो हो जा रहा है। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो जा रहा है। और यही प्रॉब्लम आ रही है आपके सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। समझे? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अलाउ मल्टीपल टास्क टू रन विदाउट ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन, राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, पूरा सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो पहले चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ठीक है, ओके, यहां पर समझो बात को। यहां पर मैं कह रहा हूं क्या कि एक डिफिनेशन लिखता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, जरा समझना उसको। मैं कह रहा हूं असिंक का मतलब सारे काम एक साथ शुरू कर दो जिसका आंसर पहले आ जाए उसका जवाब दे देना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि असिंक का मतलब है कि सारे काम एक साथ शुरू कर दो और जिसका आंसर पहले आ जाए उसका जवाब दे देना। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल से देखो। मैं कह रहा हूँ टास्क ए है, एक टास्क है जिसमें मुझे क्या लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, मेरे पास टास्क बी है जिसमें मुझे कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक टास्क सी है जिसमें मुझे कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड नहीं, इसमें मुझे मान लो 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, और मेरे पास एक टास्क क्या है डी, जिसमें मुझे कितना लग रहा है, मुझे उसमें लग रहा है 4 सेकंड। ठीक है, तो ये चार अलग अलग टास्क है मेरे पास जिसमें अलग अलग समय मुझे लग रहा है। अब मैं कहता हूं कि मेरा जो जावास्क्रिप्ट है वो इन चारों टास्क को एक एक करके रन करा रहा है। तो अगर वो सिंक्रोनसली चलाएगा तो कितना समय लगेगा मुझे बताओ? अगर सिंक्रोनसली चलाएगा तो कितना समय लगेगा? भाई वो पहले एक टास्क कंप्लीट करेगा 5 सेकंड में, ये खत्म हुआ, इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, अब वो अगले पे जाएगा। उसने फिर बी को खत्म किया, बी को 10 सेकंड लगा, फिर वो अगले पे गया, फिर वो सी को खत्म कर रहा है, उसके बाद वो डी को खत्म करेगा। यानी कि उसे इस पूरे चार टास्क को खत्म करने के लिए 5 + 10 + 10 + 6 + 4, यानी कि कितना समय लग जाएगा? 25 सेकंड लग जाएंगे। 25 सेकंड लग जाएंगे ना। पहले 5, फिर 10 15, फिर 6 21 और 4 25। ठीक है, 25 सेकंड लगेंगे। अब मैं कहता हूं कि यही इसी जगह पे अगर असिंक आ जाए, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रन करने लगे तो कितना समय लगेगा? सोचो। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर 10 सेकंड सबसे हाईएस्ट टाइम है बी का, ठीक है, अब 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका ए भी रन कर जाएगा, सी भी रन कर जाएगा, डी भी रन कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बी भी 10 सेकंड पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकुलर 10 सेकंड के अंदर पहले क्या हो रहा है, पहले आपका डी खत्म हो जा रहा है, उसका रिजल्ट आ जा रहा है, फिर बी भी
बी भी क्या हो रहा है, बी भी, सॉरी बी कह रहा हूँ, ए भी चल जा रहा है, सी भी चल जा रहा है और फिर डी भी चल जा रहा है। यानी कि जिस पूरे 4 टास्क को खत्म होने के लिए अब कितना समय लगेगा, मात्र 10 सेकंड लगेगा। समझे बात को? यानी कि कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा, सब पैरेलली चल रहे हैं, जिसका होता जा रहा है वो अपना आंसर देता जा रहा है, दैट्स इट, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस तरीके से असिंक्रोनस काम करता है आपका। तो आई गेस इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस की जरूरत क्या है, ठीक है, और कैसे ये एग्जीक्यूशन टाइम को घटा रहा है। बात समझे? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब ये चीज करने के लिए हम करते क्या है, देखो, एसिंक्रोनस करने के लिए आपके पास क्या है, सेट टाइम आउट है, ठीक है, सेट टाइम इंटरवल है, उसके बाद एक आपके पास प्रोमिसेस है, उसके बाद एक आपके पास फेच है, एक आपके पास एक्सियोस है, ठीक है, उसके बाद एक आपके पास XML HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये है आपके पास। ये जो आपके पास 6 चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, इनकी मदद से ही आप एसिंक्रोनस कोड को लिखते हो, ठीक है, इनकी मदद से ही आप असिंक कोड लिख पाते हो। बात समझे? और जब कंप्लीट हो जाए आपका कोड, मतलब आपका कोड जब रन हो गया, ठीक है, आपका जब, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो उसका आंसर मिलता है बाय इनकी मदद से, किनकी मदद से, देन की मदद से, ट्राई कैच की मदद से, ठीक है, कॉल बैक की मदद से, ठीक है, असिंक अवेट की मदद से, असिंक अवेट की मदद से, इन सब की मदद से आपका जो यहाँ पे, इनकी मदद से क्या हो रहा था, इनकी मदद से आपका कोड एसिंक्रोनसली चल रहा था, और जब उसका रिजल्ट आ जा रहा है तो इसकी मदद से हम उसे क्या कर रहे हैं, उस आंसर को पा रहे होते हैं। ये बहुत टाइम ले रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में फंडामेंटल पूरी तरीके से क्लियर रहे कि भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होता क्या है, क्या डिफरेंस है, और जावास्क्रिप्ट में क्या उसका अंतर आता है, ठीक है। ये इतनी चीज समझ में आई, ये नोट कर लोगे, नोट्स में भी मैंने मेंशन कर रखा है, आपको पर्सनली भी बनाना है तो पर्सनली भी बना लो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, चलो अब कोड की मदद से देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो आओ समझते हैं कोड से कि क्या होता है ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं 4 लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ। सो ये हमारे 4 लाइन ऑफ कोड, जिसमें मैंने क्या किया है, पहले console डॉट लॉग ए किया है, फिर बी किया है, फिर सी किया है, फिर डी किया है। अब जरा सा तुम मुझे बताओ कि ये किस ऑर्डर में प्रिंट होंगे, हमारे कंसोल के ऊपर ये किस ऑर्डर में प्रिंट होंगे, ए बी सी डी होंगे, या ए बी डी सी होंगे, या बी सी डी ए होंगे, किस ऑर्डर में होंगे? हाँ, आई गेस बता दिया होगा अब तक। तो जरा सा देखते हैं, देखो यहाँ पे ये किस में हो रहा है, ये हो रहे हैं हमारे पास ए बी सी और डी में। ए बी सी डी क्या है, लाइन से, पहला ए था, दूसरा बी, फिर सी और डी, समझे? तो कोड जो है आपका वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है, पहले एक हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, फिर चौथा हो रहा है। जब तक एक नहीं हो जा रहा तब तक दूसरा नहीं शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब एक हो जाता है उसके बाद ही अगला स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट योर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। पर मैं अगर चाहता हूं कि ए बी के बाद पहले डी हो फिर सी हो, तो तो क्या करूं? कोई है सॉल्यूशन तुम्हारे पास? मान लो यहाँ पर console डॉट लॉग ना लिखा होता, यहाँ पे हम किसी एपीआई को फेच करा रहे होते, ठीक है, कहीं से डाटा वगैरह फेच करा रहे होते, तो उसमें समय लगता। अब जब तक उसको समय लगता, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक भाई साहब ये तो चलता ही नहीं। ये तो कहेगा यार अब क्या करूं, वहां तो यहाँ तो समय लग रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक ये चल रहा है चले, लेकिन उससे पहले क्या हो, ये चल जाए, ये ज़्यादा वेट ना करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो बात को, उसके लिए मैंने अभी बताया था ना आपको यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करने वाले हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिखोगे। कॉल बैक फंक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं अपने इस लाइन ऑफ कोड को, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं 2000 मतलब 2000 मतलब 2 सेकेंड, ठीक है, ये मिली सेकेंड में है, ये मिली सेकेंड में है, ठीक है। अब जरा सा मुझे बताओ ये अब क्या होगा एग्जीक्यूशन का टाइम, अब देखना बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी डी और उसके बाद सी आ रहा है। बात समझे? दोबारा करूँ मैं, दोबारा चलाऊं, देखो, ए बी डी
और उसके बाद सी आ रहा है। सी को कितना समय लग रहा है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद आ रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है, हमने जो रूल था जावास्क्रिप्ट का कि भाई एक के बाद एक ही स्टार्ट होगा, यानी पहला स्टार्ट होगा फिर उसके बाद वो खत्म होगा फिर दूसरा होगा, उस रूल को हमने तोड़ दिया। कैसे? with the help of set timeout, just with the help of asynchronous JavaScript. So that's the way how we do the asynchronous JavaScript in our code, right? I hope आपको समझ में आया होगा कि asynchronous JavaScript काम कैसे करता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक काम करते हैं, आ जाते हैं कहाँ, अपने एक्सकेल ड्रॉ पे। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखना, इसे देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोड 1 यानी लाइन 1 है जो हमने लिखा था वहाँ पे। ठीक है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन ऑफ कोड है हमारे पास। ठीक है, जिसमें से तीसरा वाला हमने क्या किया था, एसिंक्रोनस किया था। अब ये बैक द स्टेज, बैक द लाइक जावास्क्रिप्ट कैसे ये काम कर रहा है, इस चीज को मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली दो चीज होती है, एक आपका मेन स्टैक होता है, एक आपका साइड स्टैक होता है। ठीक है, मेन स्टैक में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लाइन आपकी बढ़ती जा रही है, ये सिंक्रोनस के लिए चलता है। ठीक है, और ये एसिंक्रोनस के लिए, बात समझना। ठीक है, अब देखो, जैसे आपका पहला जो लाइन है, पहली लाइन ऑफ जो कोड है आपकी, अब जैसे ही वो उसकी बारी आई, वो क्या गई, मेन स्टैक में गई। फिर दूसरी आई, दूसरी मेन स्टैक में गई। अब जैसे तीसरी आई, अब क्योंकि तीसरी आपकी एसिंक्रोनस है तो वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है साइड स्टैक में। और फिर आपकी आई चौथी लाइन जो कि कोड 4 है, वो गई आपके मेन स्टैक के अंदर। अब जब आपके पास ये सारी लाइंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि भाई मेन स्टैक के अंदर ये 3 है और साइड स्टैक के अंदर आपकी 1 है, अब ये रन कैसे करेगी, पहले ये मेन स्टैक खत्म करेगी, उसके बाद ये साइड स्टैक में आएगी। यानी मेन स्टैक में पहले ये 1 को खत्म करेगी, ठीक है, फिर ये 2 को खत्म करेगी, उसके बाद फिर ये 4 को खत्म करेगी, और उसके बाद फिर ये 3 के पास जाएगी और 3 से पूछेगी भाई 3 तेरा हो गया क्या, क्या तैयार हो गया? वो कहेगा रुक जा यार, 2 सेकंड लगा रखा है, 2 सेकंड होने दे। 2 सेकंड हो गए, हाँ हो गया, अब मैं कर सकता हूँ। तो फिर ये 3 क्या करेगा, आएगा यहाँ मेन स्टैक के अंदर, और उसके बाद फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा और फिर ये भी एज अ रिजल्ट हमें मिल जाएगा। बात समझे? तो इस तरीके से बैक द स्टेज आपका जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट काम करता है। बात समझे? कैसे, एक और एग्जांपल देखो। मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2000 सेकंड लिखे हैं, मिली सेकंड, 2000 मिली सेकंड लिखे हैं। अब मान लो अगर मैं इसे हटा दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे 0 सेकंड लिख दूं कि भाई तुरंत करो इसे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम मुझे बताओ अब क्या होगा, ए बी सी डी होगा या ए बी डी सी होगा? हाँ, क्योंकि अब मैंने 0 सेकंड कर रखे हैं। मुझे बताओ, देखना ध्यान से, अब क्या हो रहा है, ए बी डी सी हो रहा है, अभी भी सी क्या हो रहा है, लास्ट में आ रहा है। भले इसको टाइम जो लग रहा है वो 0 सेकंड ही लग रहा है, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड बाद पहले आ रहा था तो अभी भी कुछ समय लगा रहा है, तुरंत आ रहा है। लेकिन ये ऑर्डर क्या है, ए बी डी और उसके बाद सी है आपका ऑर्डर, समझ गए? ऑर्डर ऐसा क्यों हुआ, सेम थिंग। पहले क्या हुआ आपका, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये है, पहले क्या हुआ आपका 1 2 4 आया, एसिंक्रोनस वाला आपका यहाँ साइड स्टैक में गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है कि जब तक ये जो जितने आपके मेन स्टैक के अंदर लाइन ऑफ कोड हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपका साइड स्टैक का कोड अंदर नहीं आएगा। बात समझे? चाहे इसका 0 सेकंड हो, चाहे इसका 10 सेकंड हो, 10 सेकंड होगा तो ये 10 सेकंड रुकेगा यहाँ पर साइड स्टैक में, उसके बाद ये मेन स्टैक में आएगा और फिर वो रन करेगा। ठीक है, लेकिन जब तक यहाँ के मेन स्टैक के सारे खत्म नहीं हो जाते, ठीक है, जितनी लाइन में लगे हुए हैं, तब तक आपका साइड स्टैक का लाइन ऑफ कोड मेन स्टैक में नहीं आएगा। बात समझे? अब क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आपका पहले लाइन 1 था वो हो गया, लाइन 2 था फिर हो गया, फिर लाइन 4 था वो हो गया, फिर इसने पूछा भाई साइड स्टैक से कि अरे 3 तू यहाँ पे बैठा है, तुझे ले लूँ क्या अंदर? तो उसने कहा हाँ भाई ले लो, मेरा 0 सेकंड है, मुझे टाइम नहीं लगा, मैं तैयार बैठा हूँ। तो उसने कहा ठीक है चल अब आ जा, और उसने मेन स्टैक में बुलाया और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, आपको आपका रिजल्ट मिल गया। और रिजल्ट कैसे मिला, पहले लाइन 1 मिली, लाइन 2 मिली, लाइन 4 मिली, उसके बाद फिर आपकी लाइन 3 मिली। समझ गए बात को? अच्छा लगा, चमका दिमाग में एसिंक्रोनस कैसे काम कर रहा है, फ्रंट में और बैक में कैसे काम करता है, ये बहुत डिटेल में बता दिया है मैंने। ठीक है, तो आई गेस अगर अच्छा लग गया हो, समझ में आ गया हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है टू द चैनल, और कमेंट में बताओ यार क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, वी नीड सम लाइक, यार लोग चाहिए भाई, मेहनत लगती है सब बनाने में। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द टॉपिक अगेन, एंड आगे बढ़ते हैं।
तो हमने देखा था कि यहाँ पर चार चीज़ें, ठीक है, इनकी मदद से क्या हो रहा था कि हमारे एसिंक्रोनस कोड चल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद हम आए थे यहाँ, देन ट्राई कैच कॉल बैक एंड असिंक अवेट। इनकी मदद से क्या हो रहा था कि जब कंप्लीट हो रहा था तो हमें आंसर मिलता था, ठीक है। तो अब जरा सा समझते हैं कि ये जो कॉल बैक है वो क्या होता है। धीरे धीरे हम सब चीज़ समझेंगे, प्रोमिसेस क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि दैट असिंक अवेट क्या होता है, ये सब कुछ समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो बात, अब हम क्या समझने वाले हैं, कॉल बैक, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल बैक? कॉल बैक इज अ फंक्शन passed as an argument to another function, राइट। सो ये आपका क्या है, कॉल बैक की डेफिनेशन है। कॉल बैक का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट भेज देना, इसे हम कहते हैं कॉल बैक। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, आओ देखते हैं एग्जाम्पल भी। देखो, मैं लिख रहा हूं फंक्शन, ठीक है, सम, क्या कर रहा हूं मैं, ओके, या ए कॉमा बी, राइट। ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं भेज रहा हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है। यानी जब भी ये फंक्शन चले तो सम फंक्शन जब भी चल रहा है तो उसके अंदर जो भी पैरामीटर है ए और बी, उनका सम हमें प्रिंट होकर के मिल जाए, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फंक्शन कैलकुलेटर, 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 कैलकुलेटर। अब इसके अंदर मैं आर्गुमेंट भेज रहा हूँ क्या, ए कॉमा बी कॉमा एंड व्हाट, एक सम का कॉल बैक मंगा लेते हैं, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, दैट सम कॉल बैक के अंदर मैं भेज रहा हूँ क्या, ए कॉमा बी, राइट। और एक यहाँ पर एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नहीं कॉल करेंगे बेसिकली। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर को कॉल करते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, 5, 7, सम, सम क्या है ये। अब जरा देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है इसे, और इसे कॉल कर रहा हूँ। जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं तीन आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, एक में नंबर दे रहा हूँ, दूसरे में फिर मैं नंबर दे रहा हूँ, तीसरे में मैं एक फंक्शन भेज रहा हूँ। फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब मैं फंक्शन भेज रहा हूँ तो मैं ये पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुरंत फंक्शन क्या है मेरा, इवोक्ड हो जाएगा, वो तुरंत चलने लगेगा, और अभी चलेगा तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसे भेजना है, ठीक है, ओके। अब देखो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक कैलकुलेटर नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं और उन चीज़ों को मैं एज आर्गुमेंट यहाँ से भेज रहा हूँ, 5, 7 जो कि a, b है, और एक सम कॉल बैक है जो कि बेसिकली जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सम फंक्शन भेज रहा हूँ। सम फंक्शन मैंने इस फंक्शन के अंदर एज अ क्या भेजा, आर्ग्यूमेंट भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचा तो मैंने क्या करा, उस पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर, क्योंकि सम कॉल बैक क्या है, ये है आपका, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं a, b, तो मैं इसी, ये क्या है, ये है आपका सम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सम कॉल बैक के अंदर दो आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ, ए कॉमा बी, और वही कहाँ पहुंच जा रहा है, यहाँ पर, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो ये रन हो रहा है, ठीक है, ये कॉल हो रहा है, और इसके अंदर दो पैरामीटर हमारे पहुंच गए। वो पैरामीटर कौन कौन से, ए कॉमा बी, ए कॉमा के बी क्या है, 5, 7, और इससे क्या हो जा रहा है हमारे पास, ये प्रिंट हो जाएगा। चला के देखें, चला के देखें, आओ देखते हैं क्या हो रहा है, ये देखो 12 हो रहा है, हमने ऊपर लगा रखा है, तो ये सबको बंद करो पहले, ठीक है, या देखो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 12, यानी हमारा रिजल्ट तो मिल रहा है, ठीक है, रिजल्ट मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर हो रहा है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मैं एज अ आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, ये चीज़ मैंने पहले भी पढ़ा रखी है, आई गेस डो मैनिपुलेशन का जो लेक्चर है हमारा इस पूरे सीरीज का, उसमें जाओगे तो मैंने ये चीज़ आपको बता रखी है, वहाँ पे वहाँ बता रखी है, शायद बेसिक्स में भी बता रखी है मैंने कॉल बैक के बारे में, देख लेना, बट कवर है पहले से, ठीक है। अब जरा सा देखो, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी एग्जाम्पल के थ्रू। अब जरा असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे ना, कि ये कैसे मदद कर रहा है। देखो बात को, मैं कह रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट हेलो, राइट, और इसके मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, कॉन्स्ट हेलो, एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट हेलो, और उसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि खाली प्रिंट करा दो कुछ, क्या करा दो, हेलो,
हेलो प्रिंट करा दो आप। ठीक है, अब जब मैं इसे कॉल करूंगा, इसे जब मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा, देखो हेलो प्रिंट हो गया। इसे मैं रीलोड कर देता हूँ, तुरंत हेलो मिल जा रहा है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्टिकुलर फंक्शन है ये क्या हो, थोड़ी देर बाद चले, थोड़ी देर बाद चले। ठीक है, वही चीज जो हमने यहाँ करी थी, मैंने कहा था कि जो मेरा सी वाला है वो थोड़ी देर बाद चले, तो वो चीज मैं कैसे करूंगा, वो चीज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ, सोचो। वही करेंगे जो पहले किया था, सेट टाइम आउट कर सकते हैं ना, सेट टाइम आउट कर सकते हैं। सेट टाइम आउट तो यहाँ पे मुझे पूरा सिंटेक्स ही दे दिया, मैं करके भी दिखाता हूँ, सेट टाइम आउट, राइट। सेट टाइम आउट करते हैं और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, कॉल बैक करूंगा। कॉल बैक करने के लिए क्या करना होता है मुझे बताओ, कॉल बैक करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली आपको उस फंक्शन को कॉल करना है इसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ हेलो, और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 3 सेकंड बाद चलाओ और इसको बंद कर दो। लेट्स सी ये चलता है कि नहीं, 1 2 3, देखो चल गया। बात समझे। तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब यही है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल क्या करते हैं, ये भी तो एक फंक्शन ही तो है, सेट टाइम आउट। भाई बगल में पैरेंथेसिस है इसके, मतलब वो फंक्शन ही है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा फंक्शन भेज रहा हूँ। वो फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन। और उसको मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्या कर दो, टाइम इंटरवल 3 सेकंड के बाद चलाओ। और अब जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, जब रिलोड करूंगा देखो, 1 2 3 आ गया। ठीक है, ओके। तो दिस इज हाउ योर कॉल बैक फंक्शन हेल्प्स इन एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गई ये बात। अब जरा सा और समझो बात को। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, मुझे थोड़ा सा समझ देना, कॉल बैक हेल्प का। अब ये क्या है, कॉल बैक हेल्प बेसिकली क्या है कि नेस्टेड कॉल बैक स्टैक्ड बिलो वन another, right, becomes difficult to understand and manage। ये है आपका कॉल बैक हेल्प की डेफिनेशन। कॉल बैक हेल्प क्या कह रहा है कि नेस्टेड कॉल बैक जो आप कर रहे हो, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक जो करते जा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है समझने और मैनेज करने में। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर मैं क्या कर रहा था कि मैं एक के अंदर एक को भेज रहा था, इसके अंदर मैंने इस वाले फंक्शन को भेजा, फिर इसके अंदर मैंने ये, क्योंकि इसको भेजा हुआ तो फिर मैं इसे कॉल करा रहा हूँ। अब मान लो मैं और ज्यादा बना देता हूँ, मैं इसे 4 5 फंक्शन बना देता हूँ, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे भेजता जा रहा हूँ। ठीक है, जब आप बड़े कोड लिखोगे तो आपको करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, कि क्योंकि हर एक स्टेप में मैं हो सकता है कोई ना कोई प्रोसेस जोड़ दूं। ठीक है, बट एग्जीक्यूशन कराने के लिए मैं फंक्शन तो उसके अंदर कॉल कर ही रहा हूँ, दूसरे फंक्शन को। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली कि भाई एक के अंदर एक के अंदर एक जा रहा है, तो उससे क्या हो जा रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है समझने में और मैनेज करने में। भैया आपने तो जो लिखा है वो तो बड़ा इजी सी लिखा था, अब थोड़ा कुछ कठिन भी करके दिखाओ। मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं आपको आगे कॉल बैक्स के और एग्जांपल देता हूँ, और जब इसे मैं दूंगा ना तो आपको कॉल बैक तो समझ में आएगा ही आएगा, साथ ही साथ और भी जो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना हेल के बारे में, ये हेल भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो आराम आराम से चलेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा के अंदर मैं कहता हूँ क्या, डेटा आईडी देता हूँ मैं, और बस यही करते हैं, यही करते हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसोल कर दो क्या, डेटा आईडी, और इस तरह से कॉमा करके मैं कहता हूँ डेटा आईडी जो मेरी है उससे प्रिंट करा देना। तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या हो रहा है, जो भी डेटा आईडी इसे मिलेगी एज अ पैरामीटर, वो यहाँ पे प्रिंट होगी इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ गेट डेटा के अंदर ये दे दो, उसके बाद एक बार और कॉल कर दो गेट डेटा को। ठीक है, और उसके अंदर क्या दे दो, ये दे दो, नंबर देते हैं, नंबर दे दिया, एक ये आईडी चली गई, और फिर मैं कहता हूँ गेट डेटा लिखा मैंने, और इसके अंदर मैं कुछ और नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा। अब इजी सा है। ठीक है, मेरे पास तीनों चल लेंगे लाइन से। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले मेरा ये 2 3 4 1 2 7 और 4 5 ऐसे चला, 2 3 2 7 4 5 ऐसे वाले मेरे सारे आईडीज यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, अब जरा सा देखो, मैं इसी को क्या करने वाला हूँ, कॉल बैक बनाने वाला हूँ। कॉल बैक कैसे बनाऊंगा, जरा समझना। तो हम लिखते हैं एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, गेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर मैं कहता हूँ डेटा आईडी मुझे मिलेगी, डेटा आईडी मिलेगी मुझे,
और क्या मिलेगा मुझे, एक गेट नेक्स्ट डेटा। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब ये फंक्शन हमारा तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक सेट टाइम आउट बुलाते हैं, सेट टाइम आउट। ठीक है, टाइम दे देते हैं हम 2 सेकंड का। ठीक है, और अब हम इसे क्या करने वाले हैं, हम अपने फंक्शन को चलाने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं पहले अपनी लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग डेटा आईडी, जो हमने पहले किया था यहाँ पर। ठीक है, वही चीज़ हम कर रहे हैं। और मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ गेट नेक्स्ट डेटा, यानी अगर आपके पास ये आया हुआ है एज अ पैरामीटर, आप मतलब आपका पैरामीटर फुलफिल है, यानी किसी ने आर्गुमेंट में आपको गेट नेक्स्ट डाटा भी दे रखा है, तो आप क्या कर दो, इसे रन करा दो, गेट नेक्स्ट डाटा। ठीक है, गेट नेक्स्ट डाटा। अब जरा सा मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं कह रहा हूँ गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, आप पहला जो डाटा भेजोगे, डाटा आईडी, वो क्या भेज दो, 1। और जो दूसरा आपका डाटा है, गेट नेक्स्ट डाटा है ना दूसरा, उसमें आप भेज दो क्या, उसमें भेज दो आप इसी को, यानी इसके अंदर इसी को भेज दो। तो क्या भेज रहा हूं मैं, गेट डेटा। बात समझे, मैं कह रहा हूं यही भेज दो। तो क्या ये रन करेगा, आओ देखते हैं। आ गया, तो डेटा आईडी 1 आई। ठीक है, और दूसरी डेटा आईडी मेरी चल गई कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद। और क्या हो रहा है, फिर से देखना, फिर से रिवाइज, इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। देखो, 1 2 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, मेरी पहली जो डाटा आईडी है वो आ गई, और उसके बाद फिर 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, दूसरी डाटा आईडी चल गई। यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, हाँ, क्योंकि जो दूसरी बार हमने भेजा, देखो पहली चीज तो ये है कि मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल किया था, उसके अंदर मैंने एक डेटा आईडी भेजी, और मैंने क्या कहा था यहाँ पे कि अगर ये जो, जब ये फंक्शन चले तो पहले ये लाइन ऑफ कोड आप पूरा चलाओ, और उसके बाद आपका जो ये वाला आपने जो दूसरा फंक्शन दे रखा है, एज अ कॉल बैक फंक्शन आपने दे रखा है, फिर आप उसे चला दो। ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पर इसको कॉल किया, तो मैंने पहली डेटा आईडी 1 भेजी, और दूसरा जो मैं फंक्शन देने वाला था एज अ कॉल बैक फंक्शन, वो मैंने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। मैंने कहा इसी फंक्शन को दोबारा चलाओ, और वो दोबारा चला। और दूसरी बार इसे क्या हुआ, दूसरी बार ये खुद गया, बट इसमें हम ना मैंने डाटा आईडी कुछ दी है, ना मैंने कोई दूसरा कोई कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर पास किया है, जब मैं दूसरी बार इसे भेज रहा हूँ, है ना। देखो ध्यान से, भेज रहा हूँ क्या, बस खाली गेट डाटा ही तो लिखा है, इसके अंदर कोई मैंने आर्गुमेंट दी ही नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई आर्गुमेंट दे दूं मान लो, और यही कारण था कि अनडिफाइंड आ रहा था, क्योंकि दूसरी बार इसको कोई डाटा आईडी मिली ही नहीं थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई दे देता हूँ डाटा आईडी, तो क्या होगा मुझे बताओ। देखो, 1 2, और दोनों बार मेरा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ठीक है, या बट ये जो तरीका है ना, ये गलत है। ये जो तरीका है ये गलत है। आप जो क्या है, बेसिकली आप जो अपना फंक्शन दे रहे हो उसे आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से जहां पे आप पैरेंथेसिस लगा रहे हो, क्योंकि ये तुरंत क्या कर रहा है, ये तुरंत इसे इन्वोक कर दे रहा है। तो ये सही तरीका नहीं है टू राइट द कॉल बैक फंक्शन, जहां पर आप फंक्शन के आगे ही आप उसे इन्वोक कर दे रहे हो तुरंत। तो ये करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो सही तरीका है मैं वो बता रहा हूँ आपको। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक एरो फंक्शन बनाओ। ठीक है, एक एरो फंक्शन बनाओ, और उसके अंदर आप गेट डाटा को भेजो, जो अगला आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चला सकते हो, अब आप ऐसा पैरेंथेसिस से भेज सकते हो, ये अलाउ है, क्योंकि इस समय पे क्या हो रहा है, ये तुरंत इन्वोक नहीं हो रहा। ठीक है, ये तुरंत इन्वोक नहीं हो रहा, वहां पे क्या हुआ था, तुरंत हो गया था। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, तुरंत दोनों 2 सेकंड पे दोनों फटाक से आ जा रहे थे। नहीं समझ रहे हो, मुझसे ही गलती हो गई कि मुझे आपको आराम से समझाना चाहिए था इस चीज़ को। देखो, मैंने कहा गेट डेटा, और इसके अंदर मैंने गेट डेटा को दोबारा भेजा, और इसके अंदर मैंने एक क्या करा, आर्ग्यूमेंट दे दिया 2। ठीक है, अब जरा से देखो क्या हो रहा है, गेट डेटा 2, गेट डेटा आईडी 2 और 1, दोनों क्या हो रहा है, एक साथ ही हो जा रहा है, एक साथ ही हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने ऑब्जर्व किया कि नहीं, यहाँ पर मैंने जो 2 भेजा हुआ है वो पहले हो रहा है। बात समझे, यानी कि मैंने जो इसको कॉल किया था ना भाई, मैंने इसको कॉल किया, उसके बाद फिर इसको होना चाहिए था। मैंने पहले इसको कॉल किया, उसके बाद इसको होना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो इसके अंदर है, फिर ये, क्योंकि ये वाला चलेगा, फिर इसके अंदर ये वाला कॉल होगा, फिर उसके बाद इसकी बारी आएगी इसके चलने की। लेकिन अभी क्या हुआ है, पहले क्या आया, पहले 2 वाला चला है, यानी पहले जो अंदर वाला था वो चला है, और उसके बाद ये वाला चला है। क्यों, क्योंकि वो तुरंत इन्वोक हो गया। जब आप इस तरीके से लिखते हो इस फॉर्मेट में, तो तुरंत वो इन्वोक हो जाता है फंक्शन, और यही गलती तो है हमारी, यही नहीं करना, सारा तो हमारा खेल ही खराब हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो,
इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके लिए हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर अब आप अगर भेजोगे टू, ठीक है टू, तो अब देखना जरा सा, अब क्या होगा, एक दो, एक दो, आगे, बात समझे? अब ये सही से काम कर रहा है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फंक्शन को, कॉल बैक फंक्शन को सही तरीके से भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन, ठीक है। अब जरा सा मैं ना इसे और अच्छा बनाता हूँ, बना दूं क्या, बना देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ क्या, कि मेरे पास जो पहला आपने कॉल किया था गेट डेटा को, उसके अंदर आपने डाटा आईडी भेजी, दूसरा आपने फंक्शन भेजा, उसको एरो फंक्शन की मदद से आपने भेज दिया, मतलब ठीक है, आपने भेज दिया प्रॉपर। अब भेजने के बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और चल जाए, तो उसके लिए क्या करूंगा, इस वाले गेट डेटा के अंदर डेटा आईडी प्रेजेंट है और अगला फंक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो अगला कॉल बैक फंक्शन मैं यही दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर एक बार एरो फंक्शन बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ गेट डेटा 3, और फिर कॉमा लगाया, और एक और बना देता हूँ इसी के अंदर, देखो गेट डेटा 4, ठीक है, यस। तो ये मैंने बना दिया। अब जरा सा इसे चला के देखो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ठीक है, ये देखो। तो बात समझ में आई कैसे चल रहा है ये? तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप अपने एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को चला रहे हो विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शंस, फंक्शन के अंदर फंक्शन भेज रहे हो, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका एक कॉल बैक फंक्शन, बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, कितना अजीब लग रहा है ना। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दैट डेटा 2 इज लोडिंग, राइट, अब मैं इसी चीज को फिर यहाँ पे कर दूं, इसी चीज को मैं यहाँ पे कर दूं, ठीक है। अब मैं जब अगर इसे रन कराऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखना क्या हो रहा है, डेटा 1 आया, उसके बाद डेटा 2 इज लोडिंग, फिर आया, फिर डेटा 3 इज लोडिंग, उसके बाद डेटा 4 इज लोडिंग। यानी कितना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कितना अजीब दिख रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि भाई मतलब क्या ही लिख रखा है। अगर एज अ मैं डेवलपर या फिर एज अ न्यू प्रोग्रामर मैं जाता हूँ कोड को विजिट करने के लिए, तो मुझे पहली बार में तो देखो कोड समझ नहीं आएगा, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये है, फिर इसके अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, फिर इसके अंदर मैं इसको रख रहा हूँ, फिर कॉल कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल्प, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, कॉल बैक हेल्प, समझे? इसी चीज को हम कहते हैं क्या, कॉल बैक हेल्प। नेस्टेड फंक्शन, एक के अंदर एक फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो, तो ये क्या कर दे रहा है, डिफिकल्टी पैदा कर दे रहा है टू अंडरस्टैंड एंड टू मैनेज, दैट्स द थिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया एक नया हथियार जिसे हम कहते हैं क्या, प्रोमिसेस, समझे, प्रोमिसेस आया। तो आई गेस अब तक आपको समझ में आ गया होगा दैट हमने क्या समझा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, हमने क्या समझा कि कॉल बैक हेल्प क्या होता है, हमने क्या समझा कि कैसे कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया जाता है, कैसे सेट टाइम आउट यूज किया जाता है। अब हम क्या समझने वाले हैं, प्रोमिसेस समझने वाले हैं। प्रोमिसेस के नाम से ही लोग डरते हैं, ठीक है, और मैं इसे बहुत ईजी बना दूंगा आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज प्रोमिसेस। तो अब बात करते हैं प्रोमिसेस के बारे में। प्रोमिसेस क्या होता है, प्रोमिसेस जैसा हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं कि किसी से वादा किया, ठीक है, तो वादा करने पे क्या होता है कि या तो वो वादा पूरा होगा या तो नहीं होगा, है ना, यही चीज है। ठीक वैसे यहाँ पे भी है। अब प्रॉमिस रिप्रेजेंट एन ऑपरेशन दैट इज इन प्रोग्रेस, यानी प्रॉमिस रिप्रेजेंट करता है किसी एक ऑपरेशन को जो अभी प्रोग्रेस में है, जो चल रहा है, ठीक है, एंड विल ईदर रिजॉल्व सक्सेसफुली, तो या तो वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, और रिजेक्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर कुछ गलत हो गया तो, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके घर पे डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। अब डिलीवरी होने वाली है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आज पूरे दिन में जो डिलीवरी मेरी लिखी है वो किस टाइम पर मेरा डिलीवरी आएगा, ठीक है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा, ठीक है। यानी आपके घर पे डिलीवरी होने वाली है बट आपको नहीं मालूम कि उसका टाइमिंग क्या है, बट आपको इतना 100% मालूम है कि या तो डिलीवरी वाला आएगा या तो नहीं आएगा, इनमें से कोई एक चीज होगी। इस बात का समझ में आया, अंदाजा हुआ, है ना। ठीक वही चीज मैंने यहाँ भी लिख भी रखी है, दैट यू प्लेस द ऑर्डर। जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो क्या हुआ, आपने एक प्रॉमिस क्रिएट किया कि भाई मैंने प्रॉमिस क्रिएट कर दिया कि मुझे एक ऑर्डर मिलना चाहिए। आप वेट कर रहे थे डिलीवरी का, ठीक है। जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया, अब यहाँ पे दो चीज होगी, या तो वो डिलीवरी टाइम पर आ जाएगी, तो अगर टाइम पर आ गई तो क्या हो रहा है, रिजॉल्व वाला केस हो रहा है कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया, जब उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया, ठीक है। और या तो वो डिले हो जाएगी या फिर वो नहीं आएगी, फेल टू अराइव, तो उस केस में क्या हो गया, रिजेक्टेड वाला कंडीशन चल गया,
ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हमारे हुए, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, तो यही है, इन्हीं की मदद से हम पूरी प्रॉमिस के कोड को लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसी को हम प्रॉमिस कहते हैं। अब जरा कोड पार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि प्रॉमिस वाले कोड को हम लिखते कैसे हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, लेट्स गो। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। कॉन्स्ट, मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था ना डिलीवरी वाला, मैं वही कोड लिखूंगा उसी का। ऑर्डर पैकेज राइट इक्वल्स टू, अब कैसे लिखते हैं, पहले देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल के अंदर मैं सारे प्रॉमिस के कोड को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा न्यू, न्यू कीवर्ड हमेशा आप यूज करोगे बिफोर प्रॉमिस, उसके बाद लिखोगे प्रॉमिस, प्रॉमिस सॉरी प्रॉमिस। ठीक है, आप लिखोगे प्रॉमिस, प्रॉमिस लिखने के बाद आपको बनाना है ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट, उसके बाद एक एरो एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ये हम करते आए। ठीक है, ओके। मैंने क्या बताया था, दो कंडीशन, रिजॉल्व या रिजेक्ट, या तो वो हो जाएगा या तो वो नहीं होगा, ये दो कंडीशन हम देते आए हैं, तो हम वही लिखेंगे, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट राइट। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर जाने के बाद हम एक कंडीशन देंगे कि हमने जो प्रॉमिस किया था, ठीक है, या तो वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। नॉर्मली ये जो कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूँ ये सिर्फ एग्जांपल कंडीशन है, जिसके अंदर मैं ट्रू कर दूंगा सीधे सीधे, जैसे कि लेट पैकेज अराइव्ड इक्वल्स टू ट्रू। मैंने कहा कि पैकेज आ गया, ठीक है, इसको मैंने ट्रू कर दिया। अब हो सकता है ये पैकेज आने में देर लगे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। अब अगर ये डिले कर रहा है तो अब तक ये ट्रू नहीं हुआ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ मैं ट्रू ही ले रहा हूँ, बट मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि प्रॉमिस कैसे काम करने वाला है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये पैकेज डिलीवर अभी नहीं हुआ, ठीक है, टाइम पर डिलीवरी, तो उस केस में अलग कमांड चलेंगी, और अगर आ जाती है टाइम पे डिलीवरी, यानी कि पैकेज अराइव आपका ट्रू हो जाता है, तो अलग कमांड चलेगी। उस चीज को समझना है यहाँ पे बात को। मैं कह रहा हूँ इफ पैकेज अराइव, ठीक है, अगर पैकेज अराइव हो जाता है तो क्या होगा, आपका कोड रिजॉल्व में जाएगा। क्यों, क्योंकि हो गया ना भाई, ट्रू हो गया ना, आप जो चाहते थे वो हो गया, तो आपका कोड किस में जा रहा है, रिजॉल्व में। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज लिख देता हूँ, दैट योर पैकेज इज अराइव राइट। ये मैंने एक लाइन का कोड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ओके। और इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एल्स, एल्स में क्या आएगा कि रिजेक्ट हो जाएगा, या तो है ना, या तो वो नहीं आएगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो मैंने कहा रिजेक्ट वाली कंडीशन रखी, मैंने कहा योर पैकेज was delayed और रिजेक्टेड राइट, ये दो चीज हो सकती है। अब जरा बात को समझो, इस चीज को भी भूल जाओ। मैंने एक कंडीशन बनाई ऑर्डर पैकेज के अंदर, एक प्रॉमिस रखा मैंने, और मैंने कहा इसके अंदर दो कंडीशन है, एक रिजॉल्व या रिजेक्ट, यानी या तो मैंने जो भी मैं कंडीशन लेने वाला हूँ या तो वो पूरा होगा या तो नहीं पूरा होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर पैकेज अराइव, यानी कि अगर पैकेज आ जाता है तो क्या होगा, मेरा मेरा पैकेज मुझे मिल गया, तो वो किस में जा रहा है, वो रिजॉल्व वाले कंडीशन के अंदर जा रहा है। और अगर वो पार्टिकुलर कंडीशन पूरी नहीं होती तो उस केस में रिजेक्ट के अंदर जा रहा है, कि या तो पैकेज डिले हो गया या तो वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक कंडीशन मान लेता हूँ कि पैकेज जो है वो आ ही गया, तो मैंने पैकेज अराइव को ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मैंने जब ट्रू किया तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना, ये इतना पूरा पोर्शन, यही है मेरा मेन प्रॉमिस का एक पूरा कोड। अब इसके बाद इस पूरे कोड का मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना होता है, जिसके अंदर मैंने प्रॉमिस को स्टोर किया, जैसे ऑर्डर पैकेज के अंदर, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर पैकेज, ऑर्डर पैकेज लिखा। अब इसके बाद आपको यूज करना है देन कीवर्ड का, देन डॉट देन आप यूज करोगे, एंड उसके अंदर आप फंक्शन तैयार करोगे, एरो फंक्शन राइट, ये। और यहाँ पर आप चाहो तो अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हो, हालांकि मुझे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली लिख सकता हूँ ये अंदर रहेगा, सॉरी या, तो यहाँ पे मैं अपना जो भी मुझे मैसेज चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे देन के जब ये समझो बात को, मैं यहाँ पे आपको पहले तो नोट्स दिखाता हूँ, देखो देन कीवर्ड का क्या काम है, द देन मेथड इज यूज टू हैंडल द रिजल्ट व्हेन अ प्रॉमिस इज सक्सेसफुली रिजॉल्व। यानी देन कीवर्ड का इस्तेमाल आप तब करते हो उस पार्टिकुलर कंडीशन को कॉल करने के लिए करते हो जिस कंडीशन में आपका जो प्रॉमिस था वो रिजॉल्व हो गया, यानी वो पूरा हो गया। ठीक है, द फर्स्ट पैरामीटर इज अ फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक ऑप्शनल कंडीशन भी है जिसमें आप रिजेक्टेड के साथ भी डील करते हो, बट जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होगे ना,
इस प्रॉमिस के ऊपर, तो आप सिर्फ देन कीवर्ड का इस्तेमाल तब करोगे जब आपको फुलफिल वाला केस पूरा करना है, रिजॉल्व वाला केस करना है। रिजेक्टेड वाले केस के लिए हम एक्चुअली में कैच मेथड का यूज करते हैं। कैच मेथड क्या होता है? द कैच मेथड इज यूज टू हैंडल द प्रॉमिस रिजेक्शन, यानी जब भी आपका कोई प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट वाली कंडीशन में आप कैच मेथड का इस्तेमाल करते हो। इट इज इवेल्युएट इट इज इक्विवेलेंट टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ इन देन, यानी दिन के अंदर जो था ना हमारे पास, मैंने कहा ना दो कंडीशन है, एक ऑन फिलफिल्ड है और एक ऑन रिजेक्टेड है। हम इस वाले पे काम नहीं करते, हम सिर्फ इस पे काम करते हैं, ठीक है, कि पूरा हो गया है। दूसरी वाली हम उसके दूसरी जो कंडीशन रिजेक्टेड वाली, उसके लिए हम कैच मेथड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इक्विवेलेंट टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इन देन, ठीक है, बट इज यूज्ड व्हेन यू प्रेफर टू हैंडल एरर सेपरेटली, यानी इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एरर्स को सेपरेटली हैंडल करना है, और हाँ हमें करना है, हम जब भी कोड लिखते हैं तो हम एरर्स को सेपरेटली हैंडल करते हैं उसे कॉल करने के लिए, तो उसके लिए हम कैच मेथड का ही यूज करते हैं, है ठीक है। तो अब इतनी बात समझ में आई कि देन कीवर्ड और कैच का क्या काम है। देन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें रिजॉल्व वाला चलाना है, और हमें कैच का यूज कब करेंगे जब हमें रिजेक्ट वाला कंडीशन चलानी है। तो हमने लिखा कि या तो ऑर्डर पैकेज जो है, ठीक है, अगर ऑर्डर पैकेज के अंदर रिजॉल्व हो रहा है तो उस केस में आप क्या करो, जो भी मैसेज है, ठीक है, जो भी मैसेज है, इसे एज अ पैरामीटर में दे रहा हूँ, और मैं उस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, मैंने प्रिंट करा दिया। और मैंने कहा कि एक तो ये मेरे पास कंडीशन हो गई, और दूसरी क्या हो गई, दूसरी हो गई डॉट कैच वाली, और इसके अंदर मैंने कहा कि या तो अगर कोई एरर आए, मैंने क्या बताया कैच में हम रिजेक्टेड वाला कंडीशन लेते हैं, रिजेक्टेड क्या एक एरर ही है, ठीक है, क्यों नहीं हुआ, तो उस चीज में मैं क्या करता हूँ, वेट, क्या मैं क्या करता हूँ, मैंने कैच के अंदर भी इस एरर को कॉल किया, और ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये रिजेक्ट वाली कंडीशन से मैसेज को उठा रहा होगा, ठीक है, ओके। तो अब जो हमारा ऑन पैकेज है वो या तो हमारा जो मतलब ऑन पैकेज सॉरी ऑर्डर पैकेज जो है हमारे पास, ठीक है, वो या तो पूरा हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व वाले केस में वो क्या कर रहा है, ये वाला मैसेज क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, रिजॉल्व वाली कंडीशन के हमने के अंदर हमने ये मैसेज पार्टिकुलर रख दिया, ये लाइन ऑफ मैसेज जो हमारा है वो रिजॉल्व के अंदर है, यानी कि जब वो फुलफिल हो जाएगा। और दूसरा हमने एल्स लगाया, और एल्स के अंदर हमने ये लाइन ऑफ मैसेज रखा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट वाली कंडीशन है, हम इसे भेज रहे हैं, इसे भेज रहे हैं, और जब पूरा हो जा रहा है उस केस में हम इसे भेज रहे हैं। उस चीज को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर पैकेज को पहले तो लिखते हैं, और उसके अंदर हम डॉट देन लगाते हैं। डॉट देन जब हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ये रिजॉल्व वाले के अंदर का मैसेज लेकर के आ जाता है, ये रिजॉल्व के अंदर आप जो भी लिखोगे वो उसे लेकर के आ जाएगा यहाँ पे, और उसे फिर हमने प्रिंट करा लिया। और अगर ये जो पैकेज अराइव है ये गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में हम कैच का मेथड का यूज करते हैं और एरर को बुलाते हैं, ठीक है। ये जो भी मैसेज लिखा है इसके अंदर, एरर यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे हमने मैसेज एरर लिखा और इसको हमने कॉल कराया। अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो, योर पैकेज इज अराइव्ड, क्यों, क्योंकि हमारी ट्रू वाली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो सक्सेसफुल हो जा रही है, तो वो किस में जा रही है, रिजॉल्व में। अब जरा बात को समझो, यहाँ पे अभी तो मैंने यहाँ पे जस्ट ऐसे सिंपल सा लिख दिया कि पैकेज अराइव ट्रू है, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब आप कोड लिखोगे तो मेनली हम एपीआईज का यूज करते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को पूरा करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, एपीआई से क्या होता है कि आप डाटा किसी दूसरे सर्वर से लेकर के आते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डाटा है, उस डाटा को मुझे अपने कोड के अंदर फेच कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फेच कीवर्ड्स एक्सियोस वगैरह का यूज करता हूँ, जिसे मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। बट इन सब चीजों का क्योंकि इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें क्या होता है, डिले होता है, कि भाई मैंने कहा एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे डाटा दे दो, तो वो डाटा आने में टाइम लगेगा। अब अगर वो टाइम लग रहा है और वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, मान लो डाटा नहीं आया, तो मैं क्या, मुझे क्या मालूम कि यार एक बार मैंने किया हो गया, दूसरी बार हो सकता है ना आए, तो उस केस में मैं इस प्रॉमिस का इस्तेमाल आराम से कर सकता हूँ। इसमें मैं क्या कहता हूँ कि भाई जब सुनो, जब तक पैकेज अराइव होने की बात है, ठीक है, यानी कि जब तक डाटा वहां से फेच हो रहा है तब तक इस कोड को चलाओ, इसे पेंडिंग में रखो, पेंडिंग में है, उसके बाद अगर वो आ गया तो फिर क्या करो, आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस यहाँ पे डाटा आ जाएगा, तो पैकेज अराइव के अंदर कुछ ना कुछ तो है, मैंने आपको ट्रुथी और फॉल्सी वैल्यू बताई थी, ठीक है। तो अब आपके अंदर पैकेज के अंदर कुछ भी है अगर, तो वो ट्रुथी में जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट दो 6 to 7 कीवर्ड्स जो मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो आपके रिजॉल्व के अंदर चला गया। और अगर आपका पैकेज के अंदर जो वहां से डाटा आना था नहीं आया, ठीक है, कोई एरर आया, कुछ भी आया, नहीं आया डाटा, तो फिर वो रिजेक्ट कंडीशन के अंदर चले जाएगा।
और इस तरीके से हम जब चाहें बाद में, यानी कि यहाँ पे जो भी होना था कंडीशन वो सब हो गई, अब हम जब चाहें, हमारा लाइन ऑफ कोड सारे लिखे हुए हैं, हम जब चाहें इसे कॉल कर सकते हैं और इसके साथ अपने डाटा को प्रिंट करा सकते हैं जब भी हम चाह रहे हैं तब। यानी इसको बना करके रख दिया और उसके बाद इसके डाटा को जब भी हम चाहते हैं यूज करना, उसको हम इसकी मदद से बाद में करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? आप वेरिएबल का नाम लिखो जिसके अंदर आपने प्रॉमिस को रखा हुआ है, फिर बाद में आप देन कीवर्ड का इस्तेमाल करो किसे कॉल करने के लिए? रिजॉल्व को कॉल करने के लिए। और कैच का इस्तेमाल करो किसे कॉल करने के लिए? रिजेक्ट वाली कंडीशन को कॉल करने के लिए। और फिर उसके मैसेज को आप प्रिंट कराओ या फिर जो भी आपको उसका इस्तेमाल करना है आपको करा सकते हो। तो दिस इज हाउ यू डू द कोड पार्ट ऑफ द प्रोमिस, राइट? तो इतना सही था, प्रॉमिस ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होती है, फाइनली कीवर्ड भी होता है। जैसे आपने यहाँ लिखा ना देन और कैच, तो वैसे यहाँ पे आप फाइनली कीवर्ड भी लिख सकते हो कि भाई सुनो, फाइनली कीवर्ड में क्या होता है बताता हूँ। डॉट फाइनली, फाइनली के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनली के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज फाइनली। ठीक है, अब जरा से देखना, ये जो फाइनली कीवर्ड होता है, ठीक है, फाइनली, फाइनली मेथड होता है, इसके अंदर जो भी लिखा होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो आइदर आपका कोड या तो रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। वो दोनों चीजों के बाद आपका फाइनली मेथड आएगा। ठीक है, तो फाइनली मेथड अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रॉमिस वाज रिजॉल्व और रिजेक्टेड। इट इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग अप आफ्टर एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन सच एज क्लोजिंग रिसोर्स। यानी कि जैसे कोई पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है, अब वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग द पैकेज फ्रॉम आवर वेबसाइट, ये सब करना है। तो उसके लिए आप फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई आइदर वो रिजॉल्व हुआ, रिजेक्ट हुआ, जो भी है, देन और कैच में जो भी हुआ हुआ, बट फाइनली के अंदर जो कुछ भी है वो तो होगा ही होगा, वो प्रिंट होगा ही। ठीक है, सो दैट्स द थिंग, ये रन करेगा इसके अंदर की लाइन ऑफ कोड। ठीक है, आई होप अब मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहूंगा, प्रॉमिस। अब इसके अंदर मैं चेनिंग करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कि प्रॉमिस के अंदर चेनिंग कैसे होती है, ध्यान से देखना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉमिस चेन। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं फिर से प्रॉमिस फंक्शन बनाता हूँ। तो मैं इस बार किसी वेरिएबल के अंदर नहीं लूंगा, सीधे फंक्शन ही बनाऊंगा। ठीक है, कम टू होम, मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद मैं इसके अंदर रिटर्न करा रहा हूँ क्या? एक प्रॉमिस को, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, राइट। और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रिजॉल्व ले लो और एक रिजेक्ट ले लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप रिजॉल्व लो या रिजेक्ट लो, मतलब दोनों में से एक भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे तो मैं रिजेक्ट हटा भी सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इस पार्टिकुलर कोड में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मैं सिर्फ रिजॉल्व वाले ही कंडीशन लेने वाला हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ सेट टाइम आउट, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रिजॉल्व जब हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या कर दो, कम टू होम। ठीक है, कम टू होम किया एंड 1000 मानी कि 1 मिली सेकेंड के बाद इसे चलाना है, राइट। ओके, तो ये हमारा एक क्या हो गया, एक प्रॉमिस बना दिया। ऐसे हम एक और बना लेते हैं, ऐसे हम एक और बना लेते हैं। इसमें मैं क्या कह देता हूँ, इसमें मैं कह देता हूँ कि कुछ और देते हैं, जैसे ओपन गेट। ठीक है, गेट ओपन करो। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, क्योंकि होगा ही, जब भी मैं कॉल करूंगा तो गेट ओपन हो जा रहा है, तो रिजॉल्व वाली कंडीशन के अंदर मैं क्या डाल दे रहा हूँ, गेट ओपन। ठीक है, एक और बना लेता हूँ, वैसे दो तीन बना लेते हैं, तब मैं आपको चेनिंग समझाऊंगा। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि खाना खा लेता है, ईट फूड, राइट, ईट फूड। और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एट द फूड। ठीक है, मैंने खाना खा लिया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं पहले घर आया, मैंने गेट को ओपन किया, मैंने खाना खा लिया। ये तीन चीजें, तीन फंक्शन मैंने लिखे। ठीक है, तीन अलग। अब इसमें हम चेनिंग करेंगे प्रॉमिस की मदद से। जरा देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले कॉल कर रहा हूँ कम टू होम को, कम टू होम को कॉल किया फंक्शन को, और इसके अंदर मैंने क्या करा, डॉट देन रिजॉल्व वाली कंडीशन लगाई। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, मैसेज, जो भी मैसेज है MSG लिख देता हूँ खाली। ठीक है, मैसेज जो है, और फिर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, और मैंने कहा कि जो भी पार्टिकुलर मैसेज आया है वहां से, ठीक है, उसे आप प्रिंट करा देना, MSG, राइट। ओके, ये हमारा
अब ये जब हो जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन है आपका कम टू होम वो प्रिंट हुआ, मतलब कॉल हुआ, उसके अंदर मेरी देन कंडीशन गई। देन किसके लिए होता है? रिजॉल्व के लिए। हमने रिजॉल्व रखा ही है सिर्फ, ठीक है। तो रिजॉल्व के अंदर गई, वहां से मैसेज को लेकर के आई और उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये होने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कहाँ चले जाओ, आप रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ किस पे? ओपन गेट पे। आप कहाँ रिटर्न कर जाओ? आप ओपन गेट पे रिटर्न कर जाओ। और इसके बाद ये पूरा जो मेरा कोड है, ठीक है, ये पूरा जो मेरा कोड है, इस पूरे कोड के बाद मैं फिर एक बार क्या करने वाला हूँ? डॉट देन लगाने वाला हूँ। डॉट देन लगाऊंगा और देन लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ क्या? MSG मैसेज। देखो अभी क्या हुआ, इसने यहाँ तक तो कोड को चलाया, यहाँ तक मैसेज को लेकर के आया, और उसके बाद ये क्या कर रहा है? गेट वाले पे मुझे फंक्शन पे भेज दे रहा है, और जैसे भेज रहा है वहां पर फिर मेरी देन वाली कंडीशन शुरू हो जा रही है। तो अब ये देन किस पे लग रहा है? अब ये ओपन गेट के ऊपर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो भी मैसेज है, ठीक है, उसे क्या कर दो? आप प्रिंट करा दो। तो मैंने कहा console.log और इसमें मैसेज आप प्रिंट कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ से आप क्या कर दो? मुझे रिटर्न कर दो कहाँ पर? ईट फूड पे, खाना खाने पे, ईट फूड पे, ठीक है। ईट फूड फंक्शन पे मुझे आप क्या कर दो? रिटर्न कर दो। अब यहाँ से आगे मैं कर देता हूँ क्या, कि यहाँ से मैं देन कंडीशन लगा दूंगा कि जो भी मैंने ईट फूड वाले फंक्शन के अंदर गया, अब वहां पे जो भी रिजॉल्व होगा उस मैसेज को लेकर के आओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, सी लॉग कराया मैंने और मैंने उस मैसेज को प्रिंट करा दिया, राइट। ओके, नाइस, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ? एंड में कहता हूँ कि मैं कैच करा दो, कैच करा दो, कैच करा के क्या कह दो? एरर, अगर कोई एरर है तो, ठीक है। हालांकि मैंने एरर वाली कोई कंडीशन तो दी ही नहीं है, बट ठीक है, साफ सुथरा कोड लिखना है तो डाल देते हैं, ठीक है। सीधे कंसोल ही कराते हैं और इसके अंदर लिख देता हूँ क्या? दैट एरर, और एरर वाला जो भी मैसेज आया है उसको यहाँ पर डाल देते हैं, राइट। ओके फाइन, ये यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ गलती हो रही है हमसे, लेट्स सी। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड व्हाट? फाइन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये देखो। अब जरा सा जा करके देखते हैं हमारा कोड चल कैसे रहा है। 1 2 3, समझे? पहले क्या हुआ? पहले हमारा कम टू होम वाला फंक्शन चला, फिर गेट ओपन वाला फंक्शन चला और एट द फूड वाला फंक्शन चला। सबके बीच में एक एक सेकंड का गैप है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक एसिंक्रोनस कोड लिखा विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिस। ये तुम्हें लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा इतना लेंदी हो रहा है, जबरदस्ती इतना सारा कुछ लिखना पड़ रहा है, बट ये बहुत साफ सुथरी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अभी यही कोड मैं अगर पढ़ने जाऊंगा तो मुझे चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अलग अलग फंक्शन बन रखे हैं। हर फंक्शन के अंदर मैंने कंडीशन दे रखी है, रिजॉल्व और रिजेक्ट की, ठीक है। वहां से जो भी हो रहा है वो सब कुछ मुझे कैसे मिल रहा है? ये देन कीवर्ड की मदद से मिल रहा है। देन कीवर्ड की मदद से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने पहले कम टू होम वाले फंक्शन को चलाया और उसके मैसेज को प्रिंट कराया, फिर मैंने कहाँ गया? मैं ओपन गेट के ऊपर गया। जैसे मैं वहां गया, वहां से मैंने फिर देन को करा और रिजॉल्व वाला मैसेज मैंने प्रिंट कराया। फिर वहां से मैं ईट फूड पे गया, ईट फूड के ऊपर फिर मैंने रिजॉल्व वाला मैसेज को प्रिंट कराया और एंड में मैंने कैच कर लिया। बहुत साफ सुथरा है। अब यही चीज अगर आप यहाँ जाओगे ना, ये जो था आपका कहाँ गया? I guess ये रहा, ठीक है। इसे देखो, इसे देखो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें नहीं चीज समझ आ रही, गेट डेटा के अंदर वन जा रहा है, फिर यहाँ से कुछ तो कॉल हो रहा है, फिर ये सडनली कोई मैसेज है, फिर कोई दूसरा मैसेज इसके अंदर, फिर आप कुछ आर्ग्यूमेंट करो, ये कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो इसी इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रखता है आपका प्रॉमिस, राइट। तो प्रॉमिस को लिखने का तरीका यही होता है, प्रॉमिस इतना ही है, ठीक है। हवा बन रखा है कि यार प्रॉमिस प्रॉमिस समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉमिस के अंदर जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। सिंपल सा इनका सिंटेक्स है, ठीक है, कि प्रॉमिस लगाओ, इसके अंदर रिजॉल्व रिजेक्ट डालो और कंडीशन अपनी जैसे भी आपकी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप मैसेज ट्रांसफर कर दो और उसे बाद में कॉल करा लो, ठीक है। और बाद में इस तरीके से आप कैच की मदद से, देन की मदद से और फाइनली मेथड की मदद से आप अपने कोड को रन करा सकते हो, ठीक है। प्रॉमिस चेन भी मैंने आपको बता दिया। ओके फाइन, अब मुझे लगता है हमें बढ़ना चाहिए अगले टॉपिक की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगला टॉपिक हमारा असिंक अवेट। और जानते हैं असिंक अवेट क्या है? बेसिकली हमने अभी से पहले पढ़ा था कॉल बैक, प्रॉमिस, ठीक है। और हमने जाना कि यार कॉल बैक में काम तो सही करता है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक लाइक जो उसका एक कॉल बैक हेल्थ तैयार हो जाता है उसमें, ठीक है। नेस्टेड कॉल बैक्स करते करते बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉमिस यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉमिस भी एक एक्सटेंड तक
कठिन है, उसमें भी जो हम कोड लिख रहे होते हैं वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लाते हैं असिंक अवेट को। असिंक अवेट क्या है? असिंक इज अ कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट विल ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। ठीक है, असिंक एक कीवर्ड है बेसिकली। ठीक है, असिंक बस एक कीवर्ड है जो क्या करता है, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए काम आता है कि हमने डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पार्टिकुलर फंक्शन हमारा क्या है, एसिंक्रोनस होने वाला है। ठीक है, वो पार्टिकुलर फंक्शन को हम एसिंक्रोनस करते हैं और उसके लिए हम असिंक को आगे लिखते हैं। और ये हमेशा क्या रिटर्न करता है? एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। भैया क्या मतलब है इसका? मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। चलते हैं अपने कोड पार्ट के ऊपर और वहां समझते हैं इस चीज को। देखो क्या करने वाले हम पढ़ने वाले हैं असिंक अवेट। ठीक है, तो अब जरा से ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं कि असिंक वेट, असिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न, स्पेलिंग गलत होगी, रिटर्न अ प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस हमेशा क्या करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है। कैसे करता है वो बताता हूँ। देखो असिंक फंक्शन, नॉर्मली जब भी आपको किसी फंक्शन को क्या करना है, एसिंक्रोनस करना है, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन के आगे क्या लिख दोगे? असिंक। ठीक है, असिंक लिख दिया। अब उसके आगे अपना फंक्शन का नाम लिख दो। लाइक एक फंक्शन लिख देता हूँ हेलो नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करा देता हूँ, हेलो प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो, क्योंकि मैंने इसको असिंक किया है, एसिंक्रोनस करने के लिए मैंने असिंक कीवर्ड यूज किया है, तो मैंने क्या कहा था, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। आओ देखते हैं, अपने कंसोल पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं हेलो फंक्शन को कॉल करता हूँ। किया, अब देखो इसके अंदर क्या प्रिंट होना था? हेलो प्रिंट होना था। और उसके बाद मुझे क्या दे रहा है? एक प्रॉमिस दे रहा है। यानी क्या रिटर्न कर रहा है? ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपकी प्रॉमिस का स्टेट क्या है? फुलफिल्ड है। मैंने क्या बताया था? तीन स्टेट होता है प्रॉमिस के, एक पेंडिंग होता है, एक फुलफिल्ड होता है और एक रिजेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देखो प्रॉमिस हैज थ्री स्टेट। पहला क्या है हमारे पास? पेंडिंग। दूसरा क्या है हमारे पास? फुलफिल्ड। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा है हमारे पास रिजेक्टेड। ठीक है, ये तीन स्टेट होते हैं हमारे पास प्रॉमिस के। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम प्रॉमिस को रिटर्न करा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो हमारा अभी यहाँ पर इस वाले पार्टिकुलर केस के अंदर क्या कर रहा था? ओके, उस वाले पार्टिकुलर केस के अंदर क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रॉमिस का स्टेट क्या है? फुलफिल्ड, यानी कि जो हम चाहते थे हमें मिल गया, हमारे हमारे अंदर का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था सिर्फ ये समझाने का कि असिंक का जब आप इस्तेमाल करोगे तो एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, अब ये मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे जानने से पहले अवेट के बारे में भी जान लेते हैं, दैट व्हाट इज अवेट। ठीक है, अवेट क्या होता है? तो बेसिकली अवेट क्या करता है? अवेट पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ async function until the promise is settled। ठीक है, अवेट क्या करता है? पॉज कर देता है असिंक फंक्शन को। यानी असिंक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो तब तक रुक जाएगा जब तक क्या हो रहा है, आपका अवेट, जिस पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के सामने आपने अवेट लगा रखा है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक असिंक फंक्शन के अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो पॉज हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अवेट यही करता है। ठीक है, तो आपके जो भी प्रॉमिस वाले फंक्शन है उन सब को क्या कर देता है? ये रोक देता है, वेट पे लगा देता है। कैसे करता है अब वो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, आओ चलो समझते हैं इसको। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक आपके सामने फंक्शन बनाऊंगा, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एक एपीआई को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक एपीआई कॉल की जा रही है। अभी हम कोई एपीआई नहीं रख रहे, बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एपीआई कॉल करी है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक प्रॉमिस लिख रहा हूँ, प्रॉमिस के मैं कोड लिख रहा हूँ, प्रॉमिस फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस को कराने के बाद मैं क्या करता हूँ, अंदर दो चीज लिखता हूँ, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, और इसको करने के बाद मैं कहता हूँ क्या, कि सेट टाइम आउट डाल देते हैं जिससे हमें थोड़ा सा डिले होकर के हमारा कोड मिले। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ क्या, वेदर डाटा।
अभी कोई डाटा नहीं है हमारे पास, इसलिए वेदर डाटा लिख करके काम चला रहे हैं। बाद में जब आप कोड लिखोगे प्रॉपर तो उसके अंदर आप लिख सकते हो क्या कि भाई मतलब हमारा वेदर डाटा है प्रॉपर, जो भी आ रहा है उससे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से कंसोल डॉट लॉग कराया वेदर डाटा को। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि रिजॉल्व सक्सेस, सक्सेस आइदर आप सक्सेस लिख सकते हो या फिर आप 200 लिख सकते हो। ठीक है, 200 का मतलब होता है सक्सेसफुल। ठीक है, आप सक्सेस जब हो जाते हो तो उसमें आप सक्सेस का कोड होता है 200, तो आइदर आप 200 लिखो या सक्सेस लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं इसे टाइम दे देता हूँ, कितना, मान लो 2 सेकंड का दे देता हूँ। ठीक है, दे दिया मैंने, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ आई गेस हो गई। ठीक है, कुछ तो गलती कुछ हुई है क्या, मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये गलती यहाँ हुई है, एक्चुअली ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ रहेगा। रिजॉल्व हुआ, रिजॉल्व के बाद मेरा रिजॉल्व कॉल होता है, सेट टाइम आउट यहाँ चलता है एंड यहाँ पर होना चाहिए इसका। एक्चुअली सेट टाइम आउट के अंदर ही इसे रखते हैं, फाइन। एंड इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे क्या, अपने टाइम, दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, ओके फाइन। अब सही है कोड हमारा। तो क्या कह रहा हमने, एक प्रॉमिस बनाया जिसमें हमने रिजॉल्व रिजल्ट रखा है। ठीक है, वो कंडीशन उसकी लिखने का तरीका है। अब हमारे पास सेट टाइम आउट कराया, हमने कहा कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होना चाहिए कि वेदर डाटा हमारा प्रिंट हो जाए। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमने कहा रिजॉल्व 200 वगैरह वगैरह, और उसके बाद हमने टाइम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस पार्टिकुलर फंक्शन को हमें क्या करना है, हमें इसको जब भी कॉल कराना है तो विद द हेल्प ऑफ हमें एसिंक्रोनस कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं असिंक, और फिर आप लिखते हो फंक्शन, और उसके बाद हम कहते हैं गेट वेदर डाटा लिख देते हैं। ठीक है, वेदर डाटा, वेदर डाटा। देखो, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे जो मैं अभी कर रहा हूँ, एक अलग फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपली ऐसे कॉल करोगे, अगर मान लो अवेट करके एपीआई को कॉल करोगे अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में कह रहा है कि अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक्रोनस फंक्शन। अवेट जो है हमेशा एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली फंक्शन तो आपने लिख रखा है, लेकिन ये कोई अभी इसे असिंक थोड़े किया आपने इसे, अभी तो ये नॉर्मल फंक्शन ही है जिसके अंदर आपने प्रॉमिस को लगा रखा है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर एपीआई को, एपीआई जो हमारा नाम है, सॉरी फंक्शन का जो नाम है, ठीक है, इसे कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि असिंक अवेट भाई भाई है, ऐसे समझो। तो हमने कहा तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा था असिंक फंक्शन गेट वेदर डाटा, फाइन। और इसके अंदर फिर मैं क्या कर रहा था, इस पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रन कर रहा था। ठीक है, अब जब मैं इस पार्टिकुलर फंक्शन को गेट वेदर डाटा को कॉल करूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा ये एपीआई वाला फंक्शन जो ऊपर है ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर की चीजें चल जाएंगी, फाइन। अब जरा देखना ध्यान से क्या होने वाला है, 1 2 3 4 क्या हो रहा है ओके, मैंने कॉल ही नहीं किया है, सॉरी, मैं 3 4 तक चला गया, गेट वेदर डाटा। ठीक है, अब जरा सा देखो, 1 2, देखो वेदर डाटा हो गया। कैसे आया ये, कैसे आया, क्योंकि मैंने इसे एक दूसरे फंक्शन के अंदर रख रखा था और उसके बाद मैं इसे कॉल कर रहा था। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, अवेट करके एक और बार इसको कॉल करता हूँ दोबारा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखना, 1 2, अब आया 1 2, देखो दूसरी बार आ गया। तो क्या हो रहा है, 2 बार आया, 2 बार आया। लेकिन जब पहली बार में मेरा जब ये चल रहा था तो उस टाइम पर ये नहीं चल रहा था, बात समझे। यानी कि मैं एक बार जब चला रहा हूँ अपने लाइन ऑफ कोड को जिसको मैंने अवेट कर रखा है, तो जब ये अवेट रहेगा तो जब तक ये पूरा चल नहीं जाएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, एसिंक्रोनस होने के बावजूद, बात समझे। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आप ऑथेंटिकेशन पेज बना रहे हो तो उसमें आप यूज़र नेम है फिर उसका पासवर्ड है, तो जब तक यूज़र नेम वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक पासवर्ड वेरीफाई ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम अवेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को कॉल किया। अब पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारे डाटाबेस में वो पार्टिकुलर यूज़र नेम है,
तो उसको जब तक वो वेरीफाई हो रहा है तब तक हम रोक देते हैं, हम पॉज कर देते हैं पूरे फंक्शन को कि रुके रहो, कोई दूसरा काम नहीं करना। उसके बाद फिर हम कहाँ आते हैं, पासवर्ड पे। अगर वो वेरीफाई हो गया फिर पासवर्ड को वेरीफाई करते हैं कि क्या वो पासवर्ड उस यूजर नेम के साथ मैच कर रहा है, उसके लिए हम अवेट लगा देते हैं। फिर जब वो हो जाता है तब हम अगले पे जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद आई गेस मुझे आपको एपीआई, सॉरी एपीआई कह रहा हूँ, असिंक अवेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हम वही एग्जांपल लेंगे जो हम ऊपर लिए थे, गेट डेटा वाला। गेट डेटा, मान लो हमें क्या करना है, गेट डेटा करना है और इसके अंदर मैं डाटा आईडी भेज रहा हूँ, डाटा आईडी। ठीक है, भेज रहा हूँ कुछ, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रिटर्न रिटर्न न्यू प्रॉमिस, एंड मैं कह रहा हूँ क्या, इसके अंदर रिजॉल्व डाल दो, रिजॉल्व रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, रिजॉल्व रिजेक्ट। और फिर मैं कह रहा हूँ कि एक फंक्शन चलाओ इसके अंदर, वेट। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें सेट टाइम आउट लगा दो, सेट टाइम आउट लगा दो। और सेट टाइम आउट करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि इसके टाइम आउट सेकंड कितना दे दें, 2 सेकंड दे दें। चलो 2 ही सेकंड दे देते हैं। ठीक है, 2 सेकंड दे दिया हमने। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसमें आप प्रिंट करा दो क्या, डाटा आईडी और डाटा आईडी जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जो हमारे इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आएगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे लिख दो क्या, कि ये सक्सेसफुल हो गया। तो आप प्रॉमिस को क्या मैसेज दे रहे हो कि वो सक्सेसफुल हो गया, अगर ये क्या हुआ, ये लाइन ऑफ कोड जब आपका रन हो जाएगा तब। ठीक है, फाइन। तो हमने क्या करा, 2000 इसको दे दिया टाइम, कि भाई 2 सेकंड बाद तुम चलोगे। फाइन। अब जरा सा देखना असिंक अवेट से कितना ज्यादा साफ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक मिनट जो पॉज कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको असिंक बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन तो पूरा तैयार है। ठीक है, अब इसके अंदर चाहे आपका प्रॉमिस हो या ना हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराना वाला कोड भी लिख सकते हो, मैं प्रॉमिस के साथ इसे रन करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जरा बात को, मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, इसमें क्या करूंगा, मैं इसे एसिंक्रोनसली कॉल करूंगा। एसिंक्रोनसली कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा गेट ऑल डेटा नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि अवेट गेट ऑल डाटा, गेट ऑल डाटा नहीं, गेट डाटा, गेट डेटा। और इसके अंदर आप क्या भेज दो, कोई भी आईडी भेज दो, जैसे 23 भेज दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, अवेट, एक और बार भेज देते हैं गेट डाटा, और इसके अंदर मैंने भेज दिया 45। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया गेट ऑल डाटा के मदद से, और उसके बाद मैंने उस पर अवेट लगा दिया। अवेट लगाने के बाद जब मैंने लगाया तो क्या होगा, ये लाइन ऑफ कोड मेरा चलेगा, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, अगला नहीं चलेगा। आओ देखते हैं, देखना, 1 2। ओके, अगेन वही गलती, मैंने कॉल ही नहीं किया, गेट ऑल डाटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, 1 2, डाटा आईडी आई 1 2, डाटा आईडी 45 आई। तो बात समझे कैसे ये काम कर रहा है, तो कितना साफ सुथरा आपका कोड पूरा तैयार हो रहा है कि भाई कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने फंक्शन बनाया मेरा, और उसके बाद जब मुझे कॉल करना है तो जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा था ना, कि इतना ही सब लिख रहा था, कहाँ गया, मेरा प्रॉमिस कहाँ गया, प्रॉमिस ये रहा, ये देखो, जो मैं यहाँ लिख रहा था इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेट करके, कि डॉट देन लगाया, फिर रिटर्न करा रहा हूँ, फिर देन लगा रहा हूँ, ये सब झंझट हटा करके सीधे कुछ नहीं करना, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है। ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर मुझे इस वाले पार्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देना है, कॉल किया, और जैसे भी मुझे चलाना है मैं उस हिसाब से जिससे चला सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, फिर से बना लेता हूँ, तो 4 5 बना लेते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ, देखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, यहाँ कुछ लिख देते हैं, यहाँ कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं चाहूँ तो फिर यहाँ लिख देता हूँ, अभी देखना बात को, मैंने कहा डेटा 2 इज लोडिंग। ठीक है, डेटा 3 इज लोडिंग, डेटा 4 इज लोडिंग, एंड डेटा 5 इज लोडिंग। अब देखना, जब मेरा ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, ठीक है, तब तक ना कंसोल प्रिंट होगा ना कुछ प्रिंट होगा, जब तक ये चल रहा है। देखो, पहला मेरा चला, ठीक है, फिर दूसरा चला,
फिर तीसरा चला, यानी कि क्या हुआ, जब मेरा ये चल गया, जब मेरा इसका रिजल्ट आ गया, तब उसके बाद ये क्या करा, इसने इसको प्रिंट करा, प्रिंट। अब इसका रिजल्ट आपको साथ साथ दिख रहा था, ठीक है। जब इसका रिजल्ट आया उसके साथ आपको ये भी दिखा। क्यों ये दिखा? क्योंकि ये रुका हुआ था, मेरा पूरा जो फंक्शन था वो रुका हुआ था। कब तक? पहले रिजल्ट को पाने के लिए, क्योंकि ये अवेट कर रहा था, ठीक है। जब ये इसका रिजल्ट आया तो ये फ्री हो गया, और फ्री हुआ तो उसके बाद मेरे पास ये था, तो दोनों चीज मुझे दिखाई दी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा ये वाले पे आ गया, इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ये वेट कर रहा है। फिर जब इसका रिजल्ट आ गया तो इसके रिजल्ट और उसके साथ साथ हमें ये दिख रहा था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने वेट किया, फिर हमारा इसका रिजल्ट, और फिर हमें ये वाला पार्टिकुलर लाइन ऑफ कोड दिखा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एसिंक्रोनसली, ठीक है, असिंक अवेट की मदद से हमारे पास एसिंक्रोनस कोड को लिख लिया, ठीक है। तो कितना इजी है, कितना इजी है ये देखो, एसिंक अवेट की मदद से कितना साफ सुथरा हमारा कोड तैयार हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आंखों के सामने दिख रहा है, हम किसे कॉल कर रहे हैं, हम किसे रुका रहे हैं, हम कितना रुकवाना चाहते हैं, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी फंक्शन में मेंशन कर रखा है। इस तरीके से हम अपने असिंक अवेट का यूज करते हैं और अपने कोड को एसिंक्रोनसली रन कराते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि तीन मेन चीज में जो मैंने आपको बताई थी, दैट कॉल बैक्स के बारे में मैंने बताया, प्रॉमिस के बारे में मैंने बताया, और असिंक अवेट बताया। इनकी मदद से ही हम एसिंक्रोनस हमारे जावास्क्रिप्ट को करते हैं। बात को समझ में आ गया? चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसे वो करवाऊंगा। तो लेट्स गो देयर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब फेच एपीआई के बारे में, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई कैसे काम करती है। तो किसी भी एपीआई से, एपीआई क्या होता है? एपीआई बेसिकली एक तरीका है दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का आपस में कम्युनिकेट करने का, बातें करने का। जैसे कि एपीआई की मदद से हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि किसी दूसरे सर्वर या दूसरे सिस्टम से डाटा को अपने सिस्टम पर ले आए, ठीक है, वाया इंटरनेट। तो उसके लिए हम एपीआईज का यूज करते हैं, या फिर हम अपने डाटा को किसी दूसरे सिस्टम पे भेजना चाहते हैं, तो वो भी हम एपीआईज के थ्रू करते हैं, ठीक है। एपीआई बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है। एपीआई हम बैकएंड में तैयार करते हैं और उन्हें हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते हैं। उसकी मदद से बैकएंड से कोड मंगाते हैं और अपने फ्रंट एंड के ऊपर डालते हैं, ये काम रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एपीआईज कैसे काम करती हैं। जैसे कि अ, हम जाते हैं और लिख देते हैं फैक्ट एपीआई। अब जब यहाँ पर देखोगे बहुत सारे हमारे पास लिंक है, मैं इस पे जाता हूँ पब्लिक एपीआई पे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये हमारे पास यार रैंडम यूजलेस फैक्ट की एपीआई है, और यहाँ पे एपीआई ये देखो लिंक मिल रही है। इस पार्टिकुलर लिंक को जब आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे डालोगे, तो देखना हमें यहाँ जेसन फॉर्मेट के अंदर कुछ तो मिल रहा है, और इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपका डाटा है, ठीक है। एवरी टाइम यू रिलोड यू आर गेटिंग अ डाटा। तो ये बेसिकली क्या है कि या तो रैंडम डाटा आते हैं, या तो सारे आप लिस्ट कर देते हो 10-15 डाटा, या बहुत सारे थाउजेंड में भी डाटा होते हैं, टन्स में भी होते हैं, ठीक है। तो उन सबको हर एक एपीआई, एपीआई मतलब क्या है, राउट्स, एक राउट तैयार करते हो, ठीक है। उसके अंदर आप इन सभी डाटा को स्टोर करके रखते हो, और फिर वहां से आप दूसरे सिस्टम में फेच करा रहे होते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक लिंक है दो अलग अलग सिस्टम के बीच में, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, डाटा को भेज सके और डाटा को ले सके। इतनी सी चीज है। तो ये जो इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है, उसे हम अपने ब्राउजर के ऊपर फ्रंट एंड में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कैसे बुला सकते हैं? यही काम करता है आपका, इसी मदद करता है आपका क्या, फेच एपीआई, ठीक है। फेच, फेच क्या है? ये फेच फंक्शन जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक मेथड है बेसिकली। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, उस एपीआई की जो लिंक है उसको कॉल करते हैं, और उसके अंदर से डाटा को अपने यूज में लेकर के आते हैं। तो a fetch API is a modern way to make HTTP request in JavaScript, रिप्लेसिंग ओल्डर मेथड। तो पहले हम XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज करते थे, अभी हम क्या करते हैं, फेच का यूज करते हैं, ठीक है। इट बिल्ड ऑन प्रोमिसेस एंड अलाउ यू टू इजिली फेच डाटा फ्रॉम सर्वर टू इंटरेक्ट विद एपीआईज, ठीक है। ये भी प्रॉमिस के ऊपर ही बना हुआ है, यानी ये भी ये एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, ठीक है। एंड अलाउ करता है आपको कि आप डाटा को फेच करा सकते हो फ्रॉम द सर्वर, या फिर एपीआईज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है, किताबी भाषा समझ में आ गई। ओके, अभी हम जाते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज के ऊपर। तो कैसे यूज करते हैं हम ये जानेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस पार्टिकुलर एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ, कर लिया मैंने। अब जरा यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज और देखो कि इसका सिंटेक्स क्या है। पहले आप फेच लिखते हो, फिर ब्रैकेट लगाते हो, इसके अंदर फिर उस यूआरएल को डालते हो, यूआरएल कौन सा, जो भी हमने कॉपी किया, उस यूआरएल को डालते हो। उसके बाद देन कैच का काम है। देन का आप मतलब जानते हो ना, कि अगर ये पार्टिकुलर इसके अंदर जो कोड है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, रिजॉल्व मतलब उससे डाटा मिल जाता है, तो क्या करोगे आप, देन का यूज करोगे, ठीक है। हो सकता है अभी प्रॉमिस में आपको कंफ्यूजन आता हो,
प्रोमिसेस जो पार्ट है सिंक्रोनस का, ठीक है, उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन आता हो, बट जब आप फेच पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका यूआरएल है, अगर वो रिजॉल्व हो जा रहा है यानी उसके अंदर से डाटा फुलफिल हो जा रहा है, तो उसके केस में आपका क्या होगा, देन वाला चलेगा। देन में क्या करेगा, रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर डाटा को आप प्रिंट करा सकते हो, फिर आप अगर कोई एरर है तो उसके लिए फिर आप कैच यूज कर सकते हो, ठीक है, रिजेक्ट वाला केस आ जाता है। तो ठीक है, ओके, थ्योरी पार्ट हो गया। अब चलो आते हैं अपने कोड पार्ट पे। तो यहाँ पे काफी कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है, इसे करते हैं कमेंट डाउन और नीचे जाते हैं। हम क्या करने वाले हैं, फेच एपीआई को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो बेसिकली मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उसकी मदद से हम पूरा पूरा समझ जाएंगे। तो फेच एपीआई में फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, फेच लिखते हैं और फिर ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, अपने यूआरएल को डाल देते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब इसको प्रॉपर बनाएंगे हम। तो मैं क्या 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 करता हूँ कि जो मेरा सब्सक्राइब द चैनल है उसके नीचे मैं एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्लिक हियर टू गेट फैक्ट्स, ठीक है, और उसके नीचे मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ, पैराग्राफ, और पैराग्राफ को मैं एक आईडी दे देता हूँ, सॉरी आईडी देता हूँ क्या, फैक्ट पैरा लिख देता हूँ, फैक्ट पैरा, ठीक है, ओके फाइन। अब हम जाते हैं अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे। जरा देखना, देखते जाओगे समझते जाओगे कैसे काम करता है फेच एपीआई। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने यूआरएल को जो मैंने वहां से कॉपी किया था उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, यूआरएल लिंक, ठीक है, यूआरएल नाम के, या फिर इसको यूआरएल नहीं रखते हैं, यूआरएल क्योंकि यूज कीवर्ड है, तो मैं लिख देता हूँ लिंक, ठीक है। लिंक के अंदर क्या करता हूँ मैं, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट फैक्ट पैरा इक्वल्स टू, अब मैं डोम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं आता डोम मैनिपुलेशन यूज करना, मैंने प्रॉपर लेक्चर डाल रखा है, जाकर के विजिट करो प्लेलिस्ट को या चैनल को, आपको लेक्चर मिल जाएगा डोम मैनिपुलेशन का, उसे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है डोम मैनिपुलेशन, ठीक है, उसके बिना नहीं हो सकती जावास्क्रिप्ट आपकी। क्वेरी सेलेक्टर, और फिर मैंने ब्रैकेट बनाया, और यहाँ से मैंने क्या नाम रखा था इसका, स्पेलिंग सही होनी चाहिए ना, तो इसकी आईडी को मैं कॉल कर लेता हूँ, आईडी मैंने कॉल कर ली, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मैंने कॉल कर लिया। अभी मैं सिर्फ बेसिक एक कोड सेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं बटन को कॉल कर लेता हूँ, btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर आई गेस बटन ही था ना, इसको भी आईडी देते हैं क्या, इसको भी आईडी दे देता है, ठीक है, इसको भी आईडी दे देता है, हैश सॉरी btn ही दे देता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं कहता हूँ क्या, btn, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट गेट फैक्ट्स। मैंने जो ये एपीआई यूज करी ना वो फैक्ट वाली थी, ठीक है, ये फैक्ट वाली एपीआई थी। ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकुलर एपीआई क्या करेगी, हर बार मुझे एक रैंडम फैक्ट जनरेट करके देगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब मैंने इसकी पार्टिकुलर लिंक को कॉल किया अपने ब्राउजर के ऊपर तो मुझे जेसन में डाटा मिला, उसके टेक्स्ट में जाकर के देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फैक्ट लिखा है, एनबीए सुपरस्टार माइकल जॉर्डन वाज ओरिजिनली कट फ्रॉम हिज हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम, ठीक है। ऐसे आप रिफ्रेश करोगे एक नया मिल जाएगा। द फर्स्ट सीडी प्रेस्ड इन द यूएस वाज ब्रूस स्प्रिंगटीन बॉर्न इन द यूएस, पता नहीं क्या क्या है, बट ये सारे फैक्ट्स है, ठीक है, जो मतलब जिनकी जरूरत नहीं पड़ती, किताबों के पीछे या कॉपियों के पीछे आपने पढ़े होंगे फैक्ट्स, वैसे यहाँ पे भी मेंशन है। तो ये एपीआई, पार्टिकुलर एपीआई हमें फैक्ट क्या दे रही है, फैक्ट्स दे रही है, ठीक है, हर बार एक नया फैक्ट दे रही है, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। मैंने कहा गेट फैक्ट नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक असिंक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और मैं कहता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग करो, और मैं कहा गेटिंग डेटा, डेटा को ला रहा है, ठीक है, ओके। लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फेच, मैंने क्या बताया था, फेच यूज करने के लिए क्या करते हैं, फेच लिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करते थे, अपने लिंक को भेज देते हैं। लिंक क्या है, लिंक क्या है ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के बाद हमने अवेट लगाया। अवेट करने से क्या हो रहा है कि वेट कर रहा है ये, तब तक पूरा फंक्शन इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये तो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग डाटा तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब हम इस लाइन पर आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपका पूरा फंक्शन क्या होगा, पॉज हो जाएगा। कब तक पॉज हो जाएगा, जब तक आपका ये रिस्पॉन्स जो है वो फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक,
ठीक है, यानी कि आपका जो डाटा है वो फेच नहीं हो जा रहा तब तक। फेच होगा तभी तो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ जाएगा डाटा, और वो फुलफिल होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या करा, हमने फेच कराया। फेच किसे कराया, हमने इस पर्टिकुलर लिंक को फेच कराई। इसके लिए क्या यूज करते हैं, फेच कीवर्ड का यूज करते हैं, देखो। ठीक है, ओके। एमडीएन रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसके बारे में। फाइन। तो अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और समझो कि ओके, मैं पहले प्रिंट भी कराऊंगा आपको। मैं प्रिंट करा के दिखा भी देता हूँ पहले। जो मेरा रिस्पॉन्स आया ना फेच कराने के बाद, मैं उसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने कंसोल पे, एंड यहाँ पर जब मैं इसे कॉल करूँगा, ठीक है, जब मैं इसे कॉल करूँगा गेट वैप्स, ठीक है, इसे जब मैं कॉल करूँगा तो देखते हैं। तो गेटिंग डाटा, और इसने क्या दिया मुझे। पहली बात तो ये समझो कि क्या हो रहा है, गेटिंग डाटा पाने के बाद थोड़ा सा देख रहे हो डिले आ रहा है, तुरंत नहीं आ रहा। तो तुरंत डाटा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिले लग रहा है। ठीक है, तो वही डिफरेंस है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो कुछ तो रैंडम सा मुझे दे रहा है। ठीक है, काफी कुछ है इसके अंदर, बॉडी, बॉडी यूज, हेडर। हेडर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रोटोटाइप वगैरह दे देता है। इस पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे और भी ज्यादा चीजें दे रहा है। तो इतना सब कुछ है, ये रैंडम डाटा है। ठीक है, रिस्पॉन्स जब आप करते हो, जब आप फेच कराते हो तो आपको कुछ इस तरीके से रैंडम सी चीजें मिलती है। बट इसको जो यूजफुल में कन्वर्ट करना है, जो यूजफुल पार्ट है उसका, उसके लिए आप क्या करते हो, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, रट लेना इस चीज को। ठीक है, आपको आनी चाहिए कि लेट डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। आप जेसन मेथड का यूज करते हो। जब आप जेसन मेथड का यूज करते हो तब ये क्या करता है, आपके रिस्पॉन्स में, यानी इस पार्टिकुलर जो लिंक है इसको फेच कराने के बाद जो कुछ भी आया है उसको यूजफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। उतनी चीजें देता है जितनी की आपको जरूरत है। ठीक है, जितना आप यहाँ पे पा रहे थे ना, ये इसमें कन्वर्ट कर देता है। अभी किस में कन्वर्ट कर रहा था इससे पहले, इससे पहले इसमें कन्वर्ट कर रहा है। जब आप कॉल कर रहे हो तो फिर जो बहुत सारा रैंडम डाटा जो आपके सर्वर पे चल रहा होता है वो सब कुछ यहाँ पे शो करता है। बट आप जब उसको जेसन फॉर्मेट में जो डॉट जेसन मेथड का यूज करते हो तो फिर आपको जो यूजफुल पार्ट है उसका वो निकाल करके दे देता है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैंने रिस्पॉन्स के अंदर अवेट कराया। अवेट कराने से क्या हुआ कि पहले ये वाला लाइन ऑफ कोड मेरा रन करेगा, उसके बाद ही अगले लाइन पे जाएगा। तो इसने क्या करा, लिंक से मेरे डाटा को फेच कराया, फेच कराने के बाद रिस्पॉन्स में डाल दिया। जैसे ये हो गया, ये अगली लाइन पे गया, और अगली लाइन पे जाने के बाद उसने जो भी यहाँ से फेच हुआ था वो सब कुछ रिस्पॉन्स में प्रिंट हो गया। ठीक है, अब प्रिंट होने के बाद मैंने फिर से अवेट लगाया और मैंने कहा कि ये जो प्रिंट हुआ ना रिस्पॉन्स के अंदर जो कुछ भी आया उसको, उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसको क्या करो आप, सेपरेट आउट करो, निकालो बाहर। और जब तक वो निकल नहीं जाएगा आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि मैंने क्या कर रहा है, अवेट करा है। ठीक है, अवेट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा क्या, कि फैक्ट पैरा जो है मेरे पास, फैक्ट पैरा ये रहा। ठीक है, फैक्ट पैरा डॉट इनर एस्टीमल कर दो। ठीक है, इनर एस्टीमल नहीं होगा, टेक्स्ट होगा बेसिकली। टेक्स्ट कर दो क्या, डेटा। डेटा क्या, ये वाला पार्ट जो है ये डोम का पार्ट है। ठीक है, डोम मैनिपुलेशन का। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा फैक्ट पैरा यानी जो ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दो आप, फैक्ट को भर दो। ठीक है, फैक्ट को भर दो। देखना आप ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, फैक्ट पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा, डेटा डॉट, ओके, डेटा डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्या दिया हुआ है। जब मैं इसका यूज कर रहा हूँ तो जो यूजफुल पार्ट आ रहा है उसमें से टेक्स्ट वाले में क्या है हमारे पास, जो मेन हमारा हमें जो चाहिए फैक्ट वो है। यहाँ से नहीं देखना तो यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, जो मेरा डाटा है। ठीक है, जो मेरा डाटा है मुझे क्या दे रहा है, देखो, गेटिंग डेटा, उसके बाद रिस्पॉन्स में ये कुछ रैंडम चीजें आई। ठीक है, लेकिन जब मैंने जेसन किया, उसको जेसन जेसन मेथड किया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास प्रॉपर जो मेरे यूज का है कि आईडी तो आईडी आएगी, फिर लैंग्वेज आ रही है, परमालिंक आ रही है, सोर्स आ रहा है, सोर्स यूआरएल आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, मेन टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। जो भी हमारा फैक्ट है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉट जेसन मेथड का यूज करना पड़ता है, और फिर ऐसा डाटा आता है। फिर जो डाटा है उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर हमारा मेन पार्ट है, तो उसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे, डाटा डॉट टेक्स्ट करते हैं। ये चीज़ तो मैंने पहले भी बता रखी है जब ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो ओके, इसको हटाओ। और यहाँ मैंने क्या कहा कि फैक्ट पैरा, जो मेरा पैराग्राफ है उसके अंदर क्या कर दो आप, डाटा डॉट टेक्स्ट को भर दो। ठीक है, फाइन। और ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन है ये बटन के क्लिक करने पे हो। तो ये तो चलो मैं, क्योंकि छोटा सा प्रोजेक्ट करा रहा हूँ साथ साथ, तो उसका पार्ट है ये। तो क्लिक एक्शन पर
क्या होगा मेरा, वेट वेट वेट, क्लिक एक्शन पे क्या होगा मेरा, गेट डाटा, जो गेट फैक्ट वाला फंक्शन है मेरा वो कॉल होगा। ठीक है, गेट फैक्ट वाला जो मेरा फंक्शन है वो कॉल होगा, यानी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, यानी बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, गेट फैक्ट वाले जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल करेगा। गेट फैक्ट कैसा फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन, उसके अंदर सारा कोड मेरा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, और एंड में मैंने क्या करा है कि जो मेरा फैक्ट पैरा यानी जो मेरा पैराग्राफ है उसके अंदर क्या होगा, वो पर्टिकुलर फैक्ट आकर के एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये मेरा कोड है पूरा। तो इसमें मेन चीज़ जो आपको समझने वाली थी क्या थी, वो ये थी कि कैसे हम डाटा को फेच कराते हैं एपीआई से, और कैसे उसको हम कन्वर्ट कराते हैं मेन उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब चलो और देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। ये है, ये देखो, क्लिक हेयर टू गेट फैक्ट, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरी वो एपीआई कॉल हो जाएगी। ठीक है, एपीआई वाला फंक्शन होगा, उसके अंदर से क्या होगा कि मेरी एपीआई फेच होगी। अब देखो क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मुझे मिल गया, कूल लग रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बारबीज फुल नेम इज बारबरा मिलीसेंट रॉबर्ट्स। अच्छा, तो बारबी का यार ओरिजिनल नाम तो बड़ा खराब है। ओके, दोबारा क्लिक करते हैं। देखो एक नया मुझे क्या मिल रहा है, फैक्ट मिल रहा है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंटरनेट से, सर्वर से ये डाटा आ रहा है और मेरे क्या हो रहा है, वेबसाइट पर जुड़ता चला जा रहा है। दिस इज हाउ योर फेच कॉल वर्क्स, राइट। यहाँ पे कुछ तो फैक्ट लिखा है, फिर दोबारा क्लिक करूंगा, मुझे एक नया फैक्ट मिल रहा है, फिर मैं क्लिक करूंगा बटन के ऊपर तो मुझे एक नया मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, एपीआई को फेच करा सकता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, ओनली 1% इन 2 बिलियन विल लिव टू बी 116 और ओल्डर। अच्छा भाई, बहुत किस्मत वाला होगा, इतना नहीं जीना मेरे को। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर फेच वर्क्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ लिखा हुआ है, सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ तक अगर आप आ गए हो और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइन, इस चैनल से जुड़ो यार, वी नीड यू। फाइन, जैसे आपको ज़रूरत है कंटेंट की, वैसे हमें भी ज़रूरत है आपकी, टू बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल। फाइन, सो दिस इज हाउ योर फेच वर्क एंड दिस इज हाउ यू यूज इट। फाइन, एंड यही था हमारा आज का कंटेंट अप टू दिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझाया है, बहुत ही डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इट्स योर ड्यूटी नाउ दैट आप इस चैनल को, इस कंटेंट को कितना ज़्यादा शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ। जितना भी आप शेयर करोगे, आई कैन अश्योर यू वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसा कंटेंट और लाते रहें आपके लिए। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जैसा आपको लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या नया चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, वो सब कुछ आप कमेंट में बता सकते हो। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।